एपिसोड 31 टू 45। हेलो दोस्तों, हमारा पॉकेट ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है, जहां स्टोरी सुनाई नहीं जाती, महसूस किया जाता है, आपका मन हो रूह पर छाप छोड़ जाता है। अगर स्टोरी पसंद आया हो और जो नया हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ज्यों ही प्रतियोगिता शुरू हुई, विश्वजीत ने जजों से नरेंद्र की दावेदारी पर सवाल खड़ा करते हुए उसे प्रतियोगिता से हटाने की मांग की। विश्वजीत ने नरेंद्र से 2 सवाल पूछकर उसे अयोग्य साबित कर दिया। प्रतियोगिता के जज भी विश्वजीत की बात से सहमत होते हुए और नरेंद्र की दावेदारी पर अपना फैसला सुनाने के लिए खड़े हुए। इसके पहले कि जज अपना फैसला सुनाते, नरेंद्र बोल उठा, 1 मिनट रुक जाए। मैं चाहता हूं कि आप अपना फैसला सुनाने के पहले मुझे भी विश्वजीत जी से 2 प्रश्न पूछने दें। जजों को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि नियम के अनुसार नरेंद्र का पक्ष सुने बिना उसे प्रतियोगिता से नहीं निकाला जा सकता था। इसलिए जज नरेंद्र की तरफ देखकर बोले, ठीक है नरेंद्र, तुम्हें विश्वजीत से सवाल पूछने की अनुमति दी जाती है। नरेंद्र बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर न तो एक मौका पाने की खुशी के भाव थे और न ही प्रतियोगिता से निकाले जाने का गम। जजों से अनुमति पाकर नरेंद्र विश्वजीत जी की तरफ देखा और बोला, मेरा पहला सवाल प्रतिपालक संजीवनी औषधि पौधे के विषय में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक की जितनी भी औषधियां खोजी गई हैं, उन सभी औषधियों में ये औषधि सबसे अधिक शक्तिशाली है। आपने औषधीय पौधों की ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि प्रतिपालक संजीवनी औषधि के पौधे को कैसे उगाया जा सकता है। सवाल बहुत सीधा और आसान था, लेकिन जवाब इसका उतना ही टेढ़ा और कठिन। नरेंद्र का ये सवाल सुनकर वहां बैठे सारे वैद्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये बात सच है कि औषधीय पौधों में प्रतिपालक संजीवनी सबसे शक्तिशाली पौधा है। ये बेहद दुर्लभ औषधीय पौधा है। ये पौधा हिमालय की गुफाओं में उगता है और इसकी एक पत्ती को निकलने में 1 साल का समय लगता है। नरेंद्र का ये सवाल सुनकर विश्वजीत का चेहरा लाल हो गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न के जवाब में वे क्या बोले। विश्वजीत जी को तो छोड़िए, इस सवाल का उत्तर खुद प्रतियोगिता के जजों के पास भी नहीं था। विश्वजीत जी को चुप देखकर नरेंद्र चुटकी लेते हुए बोला, बताइए विश्वजीत जी, क्या आपके पौधा विज्ञान पुस्तक में इसके बारे में नहीं बताया गया है? नरेंद्र की चुटकी सुनकर सारे दर्शक हंसने लगे। सभी दर्शकों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर विश्वजीत नरेंद्र से बोले, तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो बच्चे? मैं मानता हूं कि सवाल का उत्तर मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस पूरी प्रतियोगिता में आया कोई भी वैद्य ये नहीं कह सकता कि उसे इस सवाल का उत्तर मालूम है। जैसे ही विश्वजीत ने अपनी बात पूरी की, उन्हें पता चल गया कि उनकी जबान फिसल चुकी है। उन्होंने ये बात कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। विश्वजीत की इस बात से वहां आए सारे वैद्य नाराज हो गए, खास तौर पर वो वैद्य जो जज बनकर इस प्रतियोगिता में बैठे थे। जजों में से एक जज बोले, विश्वजीत जी, अगर आपको नहीं पता तो आप सिर्फ अपनी बात कहिए। आप हम सभी वैद्यों को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? बात को दूसरी दिशा में जाते हुए देखकर नरेंद्र बोला, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता, इसलिए मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं। मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि एक अच्छी शीत ज्वर नाशक गोली के बनाने का नियम क्या है? नरेंद्र का सवाल सुनकर विश्वजीत बोले, तुम यही सवाल पूछ सकते हो? तुम्हारे जैसे बेकार और घटिया वैद्य से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? भट्टी पर पानी गर्म करो, कुनैन की छाल डालो और 7 मिनट तक पकाओ, बस शीत ज्वर नाशक गोली तैयार है। विश्वजीत ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, ये गोली बनाना सबसे आसान है। आयुर्वेद सीखने वाला हर वैद्य सबसे पहले यही गोली बनाना सीखता है। प्रतियोगिता में आए लगभग सभी वैद्य विश्वजीत के उत्तर से संतुष्ट थे और उन्होंने अपना सिर भी हाँ में हिलाया। विश्वजीत के उत्तर से सिर्फ एक ही व्यक्ति संतुष्ट नहीं था और वो था नरेंद्र। भले ही मेरा सवाल बचकाना था, लेकिन आपका तो उत्तर उससे भी ज्यादा बचकाना है। मुझे तो हंसी आ रही है कि क्या ये उस आदमी का उत्तर है जो अपने आप को बड़ा वैद्य होने का दावा करता है। नरेंद्र हंसते हुए बोला। नरेंद्र का इस तरह का जवाब सुनकर विश्वजीत बोले, तुम कहना क्या चाहते हो बच्चे? तुमने देखा नहीं कि मेरा जवाब सुनकर लोगों ने कैसे तालियां बजाईं? मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। भट्टी का तापमान क्या होना चाहिए महाशय? आप ये बताना भूल गए। नरेंद्र हंसते हुए बोला, भट्टी का तापमान सूर्य के तापमान का 1/10 होना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं अपने पहले सवाल का भी जवाब आपको बता देता हूँ। पौष के महीने में चंद्रमा की धूप में केले के तने को बर्फ में भिगोकर उसमें प्रतिपालक संजीवनी की डंठल रखने से 7 दिनों में उसकी जड़ें निकल आती हैं। तुम जो कह रहे हो उसका कोई प्रमाण नहीं है। तुम ऐसे ही झूठ बोलकर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपने जवाब का प्रमाण भी देना होगा। विश्वजीत और नरेंद्र की इस लड़ाई में कृष्णदास भी उतर पड़े। कृष्णदास चंद्रपुर शहर के पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र के मालिक थे। वे पिछले साल की प्रतियोगिता के विजेता थे। पुष्कर उन्हीं का शिष्य था। कृष्णदास का सवाल सुनकर नरेंद्र बोला, अगर आपको मेरी बात का प्रमाण चाहिए तो इस शहर में लगी पुरानी और अनोखी चीजों की प्रदर्शनी के चौथे गलियारे में रखी 5वीं अलमारी में एक नीली किताब रखी है। उस किताब के 49वें पेज में आपको प्रतिपालक संजीवनी उगाने का तरीका मिल जाएगा।
पिछले दिन जब नरेंद्र उस प्रदर्शनी में गया था तब उसने अपनी मायावी दृष्टि से वहां की सारी किताबें पढ़ ली थीं। जजों ने जब नरेंद्र की बात सुनी तो वो भी हैरान हुए बिना नहीं रह सके। आचार्य सोमदेव जो तीनों जजों में सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने भी आज तक ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी थी जिसमें प्रतिपालक संजीवनी को उगाने का तरीका लिखा गया हो। उन्होंने हुक्म दिया, वो प्रदर्शनी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। नरेंद्र ने जिस किताब के बारे में बताया है उस किताब को मंगवाया जाए। आचार्य सोमदेव की बात सुनकर एक पहरेदार जल्दी से भागा और प्रदर्शनी से वो किताब ले आया और आचार्य के सामने वो किताब रख दिया। वो किताब इतनी पुरानी थी कि उसके चित्रे उड़ चुके थे। किताब को लेते ही आचार्य सोमदेव जल्दी से उसके पन्ने पलटने लगे। 49वें पेज पर सच में प्रतिपालक संजीवनी को उगाने का तरीका लिखा हुआ था। वो तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि नरेंद्र ने बताया था। ये सच है, बिल्कुल सच। आचार्य सोमदेव हैरान होते हुए बोले, ये किताब झूठी भी तो हो सकती है। विश्वजीत ने किताब पर ही सवाल खड़ा कर दिया। विश्वजीत की बात सुनकर नरेंद्र बोला, मुझे मालूम था कि आप ये कहेंगे। वैसे तो कुछ दिन किसी निष्पक्ष समिति के साथ इसे उगाकर मेरा सच साबित किया जा सकता है, लेकिन मैं आप जैसा नहीं हूं। मुझे लोगों के समय की परवाह है। इस किताब के सच होने का प्रमाण आपको किताब के अंतिम पेज पर मिल जाएगा। नरेंद्र की बात सुनकर आचार्य सोमदेव ने जैसे ही आखिरी पेज खोला, उसे देखकर उनका पूरा शरीर बिजली की तरह कांप उठा और वे चिल्ला उठे, अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। वे ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वे किताब को अपने सीने से लगाते हुए बोले, ये तो आचार्य वासुदेव की लिखी हुई किताब है। ये किताब तो शताब्दियों पहले गायब हो गई थी। किताब बंद करने के बाद आचार्य सोमदेव ने नरेंद्र की तरफ देखा और बोले, अगर प्रतिपालक संजीवनी उगाने का तरीका आचार्य वासुदेव ने लिखा है तो ये 100% सच होगा। अब तो विश्वजीत का चेहरा देखने लायक था। नरेंद्र का ये जवाब उनके चेहरे पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ की तरह था। एक ऐसा थप्पड़ जिसके दर्द का एहसास विश्वजीत को बिना मारे ही महसूस हो रहा था। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी दर्शक नरेंद्र को सबसे कम उम्र का वैद्य मान चुके थे। अब नरेंद्र के लिए जजों की सोच भी बदल चुकी थी और आचार्य सोमदेव तो नरेंद्र से खासे खुश थे, क्योंकि उसकी वजह से ही इतनी बेशकीमती किताब उनके हाथ लगी थी। उन्होंने हवा में अपना हाथ लहराया और बोले, मैं नरेंद्र को प्रतियोगिता में भाग लेने की इजाज़त देता हूँ। चलो प्रतियोगिता शुरू करो। आचार्य सोमदेव के हुक्म से सभी 40 प्रतिभागियों ने अपना पहला बॉक्स खोला और उसमें लिखी औषधि को बनाना शुरू कर दिया। आज की प्रतियोगिता का ये सबसे आसान चरण था। महज 45 मिनट में ही लगभग सभी प्रतिभागियों ने औषधि बना ली और उसकी जांच के लिए जजों के पास भेज दिया। दूसरे चरण की घोषणा करते हुए आचार्य सोमदेव बोले, प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू करो। इस चरण के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। प्रतियोगिता का सबसे मुश्किल और अहम चरण यही था। नरेंद्र एक एक करके औषधीय की पुड़िया को खोल रहा था और उसकी जांच कर उसका नाम अपनी कॉपी पर लिख रहा था। उस महान वैद्य को तो देखो, लगता है कि वो इस बार की प्रतियोगिता जीतकर ही मानेगा। नरेंद्र की खिल्ली उड़ाते हुए पुष्कर बोला। पुष्कर की बात सुनकर बहुत से प्रतिभागी हंसने लगे। पिछले 3 सालों से पुष्कर लगातार इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर आ रहा था और इस बार भी सबको यही उम्मीद थी कि इस प्रतियोगिता को भी पुष्कर ही जीतेगा। पुष्कर की बात सुनकर नरेंद्र बिल्कुल भी नहीं गुस्साया। वो शांति से बोला, मैं सिर्फ चाहने से तो प्रतियोगिता नहीं जीत जाऊंगा। प्रतियोगिता तो वही जीतेगा जो सबसे अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देगा, चाहे वो मैं रहूं या तुम या कोई और। नरेंद्र की बात सुनकर इस बार शेखर हंसा और बोला, प्रतियोगिता में भले ही मैं पहले स्थान पर न आऊं, लेकिन इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम इस प्रतियोगिता में नीचे से पहले स्थान पर आने वाले हो। वो तो वक्त ही बताएगा, बस इंतजार करो। शेखर की बात सुनकर नरेंद्र मुस्कुराते हुए बोला। नरेंद्र को मुस्कुराते हुए देखकर पुष्कर बोला, क्यों ना एक शर्त लगाएं। हम दोनों में से जिसके अंक कम होंगे वो दूसरे के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा। बोलो मंजूर है। मुझे मंजूर है, नरेंद्र बोला। क्या कर रहे हो नरेंद्र? वे लोग बस तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उनकी बात को नज़रअंदाज करके औषधियों को पहचानने पर ध्यान दो। नरेंद्र को समझाते हुए नकुल बोला। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, नरेंद्र बोला और जजों के ठीक सामने जाकर बैठ गया ताकि अब उसे कोई परेशान न कर सके। ठीक 1 घंटे के बाद आचार्य सोमदेव बोले, समय समाप्त हो गया है, सभी लोग लिखना बंद कर दें। आचार्य सोमदेव के इस हुक्म के साथ प्रतियोगिता के पहरेदारों ने सबकी कापियां जमा कर ली और मूल्यांकन के लिए जजों के पास पहुंचा दी। आधे घंटे के बाद ही प्रतियोगिता के परिणाम जारी किए जाने थे, इसलिए सभी प्रतियोगी वहीं डटे रहे। ठीक आधे घंटे के बाद जजों की तरफ से घोषणा हुई, कृपया सभी लोग शांत हो जाएं। प्रतियोगिता के परिणाम आ चुके हैं। सबसे पहले इस प्रतियोगिता में असफल होने वाले 5 प्रतिभागियों के नाम चस्पा किए जाएंगे। जैसे ही असफल प्रतियोगियों के नाम नोटिस बोर्ड पर लगाए गए, अमात्य अश्वदेव दौड़कर सूची देखने नोटिस बोर्ड के पास गए।
सौभाग्य से नरेंद्र का नाम उस सूची में नहीं था। आचार्य सोमदेव ने फिर घोषणा की, अब मैं नीचे से स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागियों की सूची जारी करूंगा। सबसे पहले छठे से 35वें स्थान की सूची लिखकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई। शेखर बहुत घबराया हुआ था। पिछले साल वो 34वें स्थान पर आया था, इसलिए उसे अपनी रैंक देखने की सबसे ज्यादा जल्दी थी। वो दौड़कर नोटिस बोर्ड के पास पहुंचा। उसके पीछे चंदन भी भागा। चलो भाई, हम भी अपना अपना नाम देख लें, नकुल नरेंद्र से बोला और दोनों नोटिस बोर्ड की तरफ चल पड़े। नरेंद्र को नोटिस बोर्ड को देखने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो मायावी दृष्टि से नोटिस बोर्ड पर चस्पा नाम पहले ही पढ़ चुका था। नहीं, ये नहीं ही सकता। नोटिस बोर्ड को देखते ही शेखर अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। इस साल की प्रतियोगिता में वो सबसे अंतिम स्थान पर आया था। 21वें स्थान पर चंदन और 6वें स्थान पर नकुल था। नकुल के अच्छे नंबर देखकर नरेंद्र ने उसे बधाई दी। बधाई हो नकुल, तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने सुना था कि पिछली बार तुम 20वें स्थान पर थे। शुक्रिया भाई, नकुल खुश होते हुए बोला। बधाई के असली हकदार तो तुम हो, क्योंकि तुम टॉप 5 में शामिल हो। पता नहीं, देखो क्या होता है, क्या पता मुझे 0 अंक मिले हों। नरेंद्र नकुल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला। अब नोटिस बोर्ड पर प्रतियोगिता में टॉप 5 प्रतिभागियों के नाम चस्पा किए जाएंगे, आचार्य सोमदेव ने घोषणा की। और उनकी इस घोषणा के साथ सभी 35 प्रतिभागियों का हुजूम नोटिस बोर्ड की तरफ दौड़ पड़ा। सभी प्रतिभागी ये जानना चाहते थे कि टॉप 5 में किसने किसने जगह बनाई है। जैसे कृष्णदास और विश्वजीत ने नोटिस बोर्ड को देखा तो उनके दिल पर तो मानो सांप लौट गया। पुष्कर, शेखर और चंदन के चेहरे से तो ठंडा पसीना टपकने लगा। इन 5 नामों में सबसे पहले स्थान पर नरेंद्र का नाम था। पुष्कर दूसरे स्थान पर खिसक गया और श्रवण को तीसरा स्थान हासिल हुआ था। नहीं, ये नहीं हो सकता, यहाँ धोखा हुआ है। पुष्कर जोर से चिल्लाया और पागलों की तरह इधर उधर कुर्सियां फेंकने लगा। जैसे ही ये खबर दर्शकों में बैठे अमात्य अश्वदेव के पास पहुंची, वे आयुर्वेदाचार्य को गले लगाकर रोने लगे। जब से ब्रह्मानंद केंद्र की स्थापना हुई थी, आज तक वो कभी पहला स्थान नहीं पा सका था। क्यों भाई पुष्कर, क्या तुम अब मेरे सामने घुटने नहीं टेकोगे? पहली बार नरेंद्र खुलकर हंसा और बोला। नरेंद्र को ऐसे हंसते हुए देखकर पुष्कर का खून खौल उठा और वो अपनी तलवार निकालकर नरेंद्र की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, दुष्ट लड़के, मैं अभी तुम्हें बताता हूं कि कौन किसके सामने घुटने टेकने वाला है। बचो नरेंद्र, अचानक से नकुल चिल्लाया। लेकिन नरेंद्र की रफ्तार के आगे पुष्कर कहाँ टिकने वाला था। पल भर में ही न जाने नरेंद्र ने कौन सा दांव चला और अगले ही पल नरेंद्र की तलवार पुष्कर के गले पर थी और नरेंद्र की तेज तलवार के नोक से ताज़ा खून टपक रहा था। डाला, क्या होगा विश्वजीत और कृष्णदास का अगला कदम? क्या नरेंद्र ने पुष्कर को? नरेंद्र की तलवारबाजी और फुर्ती को देखकर वहां पर बैठे 40 राज्यों के प्रतिनिधि भी चकित रह गए थे। उन्होंने आज से पहले कभी ऐसी तलवारबाजी नहीं देखी थी। नरेंद्र की तलवार जैसे ही पुष्कर के गर्दन के पास आई तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। तलवार को अपने करीब आते देख उसकी आंखें बंद हो गई थीं। अपनी मौत के डर से पुष्कर जोर से चिल्लाया, मुझे जाने दो, मत मारो मुझे। उद्धरण चिन्ह। पुष्कर की घबराहट भरी चीख से पहले नरेंद्र की तलवार पुष्कर की गर्दन को जा लगी, जिससे लाल खून के छींटे जमीन पर गिर पड़े। नरेंद्र पुष्कर का सर धड़ से अलग करने ही वाला था कि अचानक दर्शक दीर्घा में बैठे एक कोने से आवाज आती है, रुक जाओ नरेंद्र, तुम पुष्कर को नहीं मार सकते। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज चंद्रपुर राज्य के वैद्य और शस्त्र विद्या में निपुण गुरु कृष्णदास की थी। कृष्णदास ने नरेंद्र को ललकारते हुए कहा, नरेंद्र, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली और कुशल योद्धा हो तो बाकी बची 2 प्रतिस्पर्धाओं में भी अपने इस हुनर को साबित करो और पुष्कर को हरा कर दिखाओ। तुम सिर्फ तलवारबाजी में पुष्कर को मात दे सकते हो, बाकी सभी प्रतियोगिताओं में पुष्कर तुमसे कहीं आगे है। उद्धरण चिन्ह। कृष्णदास की बात सुनकर पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र में बैठे सभी लोग भी सहमत होकर एक सुर में बोलने लगे। पुष्कर आयुर्वेद विद्या का बहुत बड़ा ज्ञानी था और पिछले 5 सालों से वो लगातार आयुर्वेद औषधि प्रतियोगिता जीतता आ रहा था। कृष्णदास के साथ साथ पुष्कर के मित्र और विधु वंश के योद्धा शेखर ने भी नरेंद्र को चुनौती देते हुए कहा, नरेंद्र, अगर तुमने पुष्कर को मारा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे ससुर और तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना भाग जाओ, मैं तुम्हें वहीं से घसीट कर लेकर आऊंगा और पूरे राज्य के सामने सिंघल परिवार के एक एक व्यक्ति को जान से मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। शेखर की बात जैसे नरेंद्र के कानों में किसी तीर की तरह लगी। नरेंद्र अभी कल हुए अपमान के गुस्से का कड़वा घूंट पी ही रहा था कि शेखर ने उसके परिवार और उसकी पत्नी को बीच में लाकर आग में घी डालने का काम कर दिया। तभी अचानक से नरेंद्र के शरीर के पीछे से एक लाल रंग की चमक दिखाई पड़ी। नरेंद्र का शरीर आकार में बड़ा होने लगा, उसकी आंखों से भी लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। उसकी तलवार किसी बिजली की तरह कौंध रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र कोई इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग से आया कोई खास योद्धा है।
नरेंद्र ने गरजते हुए कहा, लगता है आज मुझे एक साथ 2 लोगों को परलोक भेजना पड़ेगा। अगर तुमने एक और बार मेरे परिवार का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया तो मैं तुम्हारा सर यहीं धड़ से अलग कर दूंगा। चंद्रपुर राज्य में नरेंद्र का ये अवतार देखकर उसके सामने हर कोई अपना सर झुका रहा था। वहां पर विधु राज्य के राजगुरु विश्वजीत ने भी उसको समझाते हुए कहा, शेखर तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तुम नहीं जानते हो तुमने क्या किया है, तुमने एक भूखे शेर के मुंह में हाथ डाला है। अब इसके आगे तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। नरेंद्र ने विश्वजीत की ओर देखते हुए कहा, विश्वजीत जी लगता है आपके इस शिष्य को अपनी जान से कोई मोह नहीं है, तभी ये शायद ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। कृष्णदास जी भी नरेंद्र को समझाते हुए बोले, तुम पुष्कर को मार नहीं सकते नरेंद्र, किसी को भी मारना इस प्रतिस्पर्धा के नियमों के खिलाफ है। उद्धरण चिन्ह। शायद आप भी अपना कर्तव्य भूल गए हैं और आप मुझे क्या सही है क्या गलत इसकी शिक्षा ना दें। आप पहले अपने शिष्य को संभाले, कहीं वो आज ही अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। नरेंद्र ने कहा, नरेंद्र अपने आप को इतना बड़ा मत समझो, तुम अभी सिर्फ बच्चे हो। तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों से बात कैसे करते हैं। तुम ये मत भूलो कि तुम अभी भी सिर्फ एक छोटे से योद्धा हो। कृष्णदास जी ने कहा, अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। जहां एक ओर नरेंद्र इस प्रतियोगिता में भाग लेने चंद्रपुर में था तो वहीं दूसरी ओर जागीरदार अपने अपमान का बदला लेने के लिए और सिंघल परिवार पर हमला करने के लिए नई नीतियां बना रहा था। जागीरदार ने अपने मुख्य बॉडीगार्ड को आवाज देते हुए कहा, राघवेंद्र, अब समय आ गया है अपने खास योद्धाओं को वापस बुलाने का। जल्दी से उन सभी को संदेश भेजो और वापस बुलाने का इंतजाम करो। अब मैं भी देखता हूं कि ये नरेंद्र बचकर कहाँ भागता है। राघवेंद्र हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, सरकार मैंने कल ही उन योद्धाओं को वापस आने का संदेश भेज दिया था। आपकी परेशानी देखकर मैं समझ गया था कि हमें जल्द ही उनकी जरूरत पड़ने वाली है। उद्धरण चिन्ह। जागीरदार राघवेंद्र की बात सुनकर खुश हो जाता है, शाबाश, मैं तुम्हारी समझदारी की सराहना करता हूं। तो कहाँ हैं वो सभी योद्धा। उद्धरण चिन्ह। राघवेंद्र ताली बजाता है और सभी योद्धाओं को अंदर आने का संदेश देता है। जागीरदार खुशी से अपने कुर्सी से खड़ा हो जाता है और एक एक कर सभी योद्धाओं को गले लगाते हुए कहता है, तुम सभी को जिस दिन का इंतजार था अब वो समय आ गया है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम विदेशों से जो ट्रेनिंग लेकर आए हो वो किसी काम की भी है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। उनमें से एक योद्धा पूछता है, लेकिन हमें करना क्या है सरकार, और इस राज्य में ऐसा कौन आ गया जिसको मारने के लिए आपको हमें बुलाना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। जागीरदार अपने दांत पीसते हुए कहता है नरेंद्र नाम का एक 18 साल का एक बच्चा, जिसको शायद अभी जागीरदार की असली ताकत का अंदाजा नहीं है। मुझे नरेंद्र और उसके पूरे परिवार का सर मेरे कदमों में चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है सरकार, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। अब हम उस नरेंद्र और उसके पूरे परिवार को मारकर ही दम लेंगे। हमारा वादा है ये आपसे। योद्धा ने कहा, नरेंद्र को मारने से पहले तुम्हें उसके पूरे परिवार को खत्म करना है। उसका परिवार ही उसकी ताकत है। सबसे पहले हमें उसकी इस ताकत को खत्म करना होगा। जागीरदार ने कहा, ठीक है सरकार, हम आज रात से ही अपने काम पर लग जाएंगे और जब तक उस नरेंद्र के पूरे परिवार का एक एक पुर्जा आपको नहीं लाकर देंगे तब तक आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। उस योद्धा ने बड़े गर्व से कहा। ये बात सुनकर जागीरदार के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने उन योद्धाओं की ओर देखकर कहा, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें वहां पर भेजा है। तुम्हें उसके परिवार को मारते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। तुम्हारे बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जी सरकार, ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इतना कहकर सभी योद्धा वहां से चले जाते हैं। उन सभी योद्धाओं के वहां से जाने पर जागीरदार मन ही मन में बोलता है, अब मैं भी देखता हूं कि ये सिंघल खानदान बचकर कहाँ भागता है और इन योद्धाओं से इस नरेंद्र और इसके पूरे परिवार को कौन बचाता है। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम अल्पविराम। मालविका के ट्रेनिंग सेंटर में रेवती का ध्यान भी उसके पिता पुरुषोत्तम और नरेंद्र में ही अटका रहता था। वो दिन भर सिर्फ अपने पति और परिवार के बारे में ही सोचती रहती थी। रेवती अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक से उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है और क्या काम है? रेवती चिड़चिड़े अंदाज में कहती है। तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी देकर गया है रेवती, मैं दरवाजे पर छोड़कर जा रही हूँ, उठा लेना। उद्धरण चिन्ह। रेवती चिट्ठी वाली बात सुनकर खुश हो जाती है और मन ही मन कहती है, पक्का ये चिट्ठी नरेंद्र की ही होगी। रेवती अपना दरवाजा खोलती है और चिट्ठी उठाकर पढ़ने लगती है। चिट्ठी को पढ़ते ही उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। चिट्ठी में एक खास संदेश था, तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मारने के लिए देश विदेश से योद्धाओं को भेजा गया है। अगर जल्दी ही तुमने अपने परिवार को नहीं बचाया तो तुम्हारे पिता, तुम और तुम्हारी माँ सभी मारे जाओगे। चिट्ठी भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। रेवती भागते हुए मालविका के कमरे में जाती है और कहती है, मालविका जी मुझे अपने घर वापस जाना होगा।
मेरे परिवार पर कोई हमला करने वाला है। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिल सकती है। उद्धरण चिन्ह। मालविका जी गुस्से में कहती हैं, रेवती तुम अपनी झूठी शादी के नाम पर पहले ही बहुत छुट्टी ले चुकी हो। अब तुम्हें और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम ये ट्रेनिंग सेंटर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। उद्धरण चिन्ह। मुझे जाना होगा, नरेंद्र भी अभी किसी प्रतियोगिता के लिए राज्य से बाहर गए हैं। अगर मैं घर वापस नहीं गई तो कोई मेरे पूरे परिवार को मार देगा, रेवती ने विनती करते हुए कहा। मालविका जी रेवती से पूछती हैं, तुम्हें यहाँ रहते हुए कैसे पता चला कि तुम्हारे परिवार पर कोई हमला करने वाला है? बहाने मत बनाओ रेवती, एक योद्धा बनने के लिए अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, ये सब बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। उद्धरण चिन्ह। रेवती चिट्ठी दिखाते हुए कहती है, ये देखिए कोई अनजान व्यक्ति मेरे लिए चिट्ठी देकर गया जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोई मुझे और मेरे पूरे परिवार को मारना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। मालविका जी गुस्से में उस चिट्ठी को फाड़ देती है और कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगी रेवती, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो। कल सुबह तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बाहर से मैंने युद्ध कौशल सिखाने के लिए एक खास प्रशिक्षक को बुलाया है। तुम जाकर उसकी तैयारी करो और आगे से ऐसी कोई भी चिट्ठी लेकर मेरे पास मत आना। उद्धरण चिन्ह। रेवती निराश होकर वहां से चली जाती है। रेवती ने एक पल के लिए सोचा, कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर सच में कोई मेरे परिवार पर हमला करने वाला हुआ तो मुझे किसी ना किसी तरह इस ट्रेनिंग सेंटर से आज रात भागना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम 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 डॉट। उधर प्रतियोगिता के मैदान में नरेंद्र का ऐसा अवतार देखकर हमेशा शांत रहने वाला पुष्कर का दोस्त चंदन भी नरेंद्र के सामने गिड़गिड़ाते हुए पुष्कर की जान की भीख मांग रहा था। कृष्णदास जी ठीक कह रहे हैं, नरेंद्र के पास पुष्कर को मारने का कोई अधिकार नहीं है। पुष्कर के साथियों ने प्रतियोगिता के जजों के सामने गुहार लगाए। जजों में शामिल सबसे बुजुर्ग आचार्य सोमदेव ने भी नरेंद्र को समझाते हुए कहा, नरेंद्र तुम पुष्कर को नहीं मार सकते, अगर तुमने पुष्कर को मारा तो तुम्हें इस प्रतियोगिता से निष्कासित कर दिया जाएगा और ब्रह्मानंद केंद्र कभी आगे किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगा। उद्धरण चिन्ह। ब्रह्मानंद केंद्र के मुखिया अमात्य अश्वदेव ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर उनके गुरुकुल को निष्कासित कर दिया जाएगा तो कोई भी उनकी औषधि नहीं खरीदेगा और उनकी औषधियों का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। रुक जाओ नरेंद्र, छोड़ दो इसे, इसको मारने से हमें ही नुकसान है, ब्रह्मानंद केंद्र के मुखिया अमात्य अश्वदेव ने कहा। ब्रह्मानंद केंद्र के मुखिया की बात सुनने के बाद भी नरेंद्र के सर पर पुष्कर को मारने का भूत सवार था, लेकिन नरेंद्र ने अपना गुस्सा शांत किया और कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर इसकी जान बख्श दूंगा। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र की शर्त वाली बात सुनकर सभी लोगों के कान खड़े हो गए। शर्त? कैसी शर्त? विश्वजीत ने कहा। अगर ये अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगने का अपना वादा पूरा करे तो मैं इसको जान से नहीं मारूंगा, नरेंद्र ने कहा। नरेंद्र की ये बात सुनकर पूरे पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र में सन्नाटा पसर गया। सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी भी योद्धा ने अपने घुटनों पर बैठकर अपने प्रतिद्वंदी से माफी मांगी हो। कृष्णदास जी भी नरेंद्र की बात सुनकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बहुत ही सख्त अंदाज में नरेंद्र से कहने लगे, ये नहीं हो सकता नरेंद्र, तुम अपने प्रतिद्वंदी को घुटनों पर बैठने को नहीं कह सकते। उद्धरण चिन्ह। क्यों नहीं हो सकता? अपने प्रतिद्वंदी को घुटनों पर बैठाना तो नियमों के खिलाफ नहीं है, नरेंद्र ने कहा। घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवाना नियमों के खिलाफ नहीं था, इसलिए कृष्णदास जी भी इस मामले में कुछ नहीं बोल सकते थे। और आखिर शर्त तो खुद पुष्कर ने ही लगाई थी। अगर इसे अपनी जान बचानी है तो इसे आज मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगनी होगी, नरेंद्र ने अपना वर्चस्व दिखाते हुए कहा। सभी लोग मौन खड़े होकर और अपना सर झुकाकर नरेंद्र की बातें सुन रहे थे। नरेंद्र के साहस और पौरुष को देखकर कोई भी योद्धा उसको चुनौती देने के लिए तैयार नहीं था। नरेंद्र पुष्कर की गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है, नीचे झुक और मांग अपनी जान की भीख, समझा? आज मैं तुझे बताऊंगा कि असली योद्धा किसे कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। पुष्कर के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपने घुटने टेक दिए और नरेंद्र के पैरों में अपना सर रखकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो नरेंद्र, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र ने अपनी तलवार उसकी गर्दन से हटा ली और वहां से चला गया। नरेंद्र को जाता देख विश्वजीत उसे पीछे से टोकते हुए कहते हैं, नरेंद्र आज तो तुम जीत गए लेकिन कल नहीं जीत पाओगे। याद रखना, इस प्रतिस्पर्धा की शुरुआत जरूर तुमने की है लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। कल तुम्हारे इस गुरूर का अंत होकर रहेगा। उद्धरण चिन्ह। विश्वजीत के इतना कहते ही आज की प्रतियोगिताओं के समापन का ऐलान हो जाता है और सभी लोग अपने अपने कक्ष की तरफ चले जाते हैं। क्या रेवती ट्रेनिंग सेंटर से भागने में कामयाब होगी? क्या नरेंद्र विश्वजीत के क्रोध के सामने कल टिक पाएगा? पुष्कर अपने इस अपमान का बदला कैसे लेगा? और कल की प्रतियोगिताओं में क्या होगा? आज की प्रतियोगिताओं में पुष्कर के हारने के बाद से ही कृष्णदास जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था।
शेखर और पुष्कर भी नरेंद्र से अपने अपमान का बदला लेने की नई नई तरकीबें सोच रहे थे। नरेंद्र कल की प्रतियोगिता को किसी भी हाल में जीतना चाहता था, जिसके लिए वो किसी भी तरह आयुर्वेद विद्या का अनौपचारिक ज्ञान लेना चाहता था। नरेंद्र बिना ज्यादा वक्त गंवाए जल्दी से चंद्रपुर राज्य के योग गुरु धन्वंतरी के आश्रम में चला गया और उसने धन्वंतरी जी से कहा, गुरुदेव, मैं जम्बू राज्य के ब्रह्मानंद केंद्र से आया हूं और अपनी प्रतियोगिता के लिए आपसे आयुर्वेद का ज्ञान लेना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। धन्वंतरी जी नरेंद्र को गौर से देखते हुए कहते हैं, बालक, ये आयुर्वेद है, कोई बच्चों का खेल नहीं जो तुम एक ही दिन में सीख जाओगे। तुम्हारी प्रतियोगिता कब है? कल ही है गुरुदेव, नरेंद्र कहता है। धन्वंतरी जी हंसते हुए कहते हैं, तो तुम क्या एक रात में आयुर्वेद विद्या सीखने आए हो? नरेंद्र धन्वंतरी जी से विनती करते हुए कहता है, धन्वंतरी जी, मेरी आपसे विनती है, कृपया मेरी मदद कीजिए। उद्धरण चिन्ह। धन्वंतरी जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। बताओ, तैयार हो? नरेंद्र तुरंत ही अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ धन्वंतरी जी, मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। धन्वंतरी जी एक एक कर नरेंद्र की तरफ 3 सवाल दाग देते हैं। नरेंद्र बिना झिझके तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है। नरेंद्र का ज्ञान देखकर धन्वंतरी जी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है नरेंद्र, मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। धन्वंतरी जी के हामी भरते ही नरेंद्र रात भर वहीं आश्रम में बैठकर अपने ज्ञान को बढ़ा लेता है। नरेंद्र की बुद्धिमत्ता देख धन्वंतरी जी उसकी तारीफ करते हैं। धन्वंतरी जी को प्रणाम कर नरेंद्र पंचतत्व केंद्र की तरफ लौट गया और अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगा कि तभी ब्रह्मानंद केंद्र के मुखिया अमात्य अश्वदेव जी नरेंद्र का दरवाजा खटखटाते हुए धीरे से कहते हैं, नरेंद्र, तुमसे मिलने चंद्रपुर राज्य के आयुर्वेदाचार्य कृष्णदास जी आए हैं। वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। नरेंद्र मुख्य हॉल में पहुंचता है जहां कृष्णदास जी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। नरेंद्र, हम बिना बात को घुमाए तुमसे सीधी बात करेंगे। हम तुम्हारे लिए यहाँ एक बहुत अच्छी डील लेकर आए हैं। अगर तुम कल अपनी बाकी बची प्रतियोगिताओं में हार जाते हो तो हम तुम्हें 10 लाख सोने के सिक्के इनाम में देंगे। कृष्णदास जी ने कहा। वहीं पर बैठे अश्वदेव जी सोचते हैं कि कृष्णदास नरेंद्र को रिश्वत देने क्यों आए हैं। क्या वो नरेंद्र को पकड़वाना चाहते हैं या उन्हें डर है कि कहीं कल नरेंद्र फिर से जीत ना जाए। ऐसे बहुत से सवाल नरेंद्र के मन में दौड़ रहे थे। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आप 10 लाख सोने के सिक्के देकर मुझे खरीदने आए हैं। कृष्णदास जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं नरेंद्र, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम खुद सोचो कि 10 लाख सोने के सिक्कों से तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का कितना फायदा हो सकता है। तुम उससे भी अपने परिवार को बचा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र की चेहरे की मुस्कुराहट अचानक से गंभीरता में बदल गई और उसने कहा, आपको मेरी और मेरे परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके किस्से तो पूरे साम्राज्य में मशहूर हैं, कैसे आपने चंद पैसों के लिए एक मरीज को जहर की दवाएं पिला दी थी। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र की ये बात सुनकर कृष्णदास जी का गुस्सा भी बढ़ गया और उन्होंने कहा, अपनी हद में रहो नरेंद्र, मत भूलो कि तुम एक छोटे से योद्धा हो। हम तो तुम्हें फिर भी 10 लाख सोने के सिक्के दे रहे हैं, नहीं तो तुम्हारी औकात तो 10 सिक्कों के बराबर भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र ने भी सख्त तेवर में कहा, भीख आप मांगने आए हैं, मैं नहीं। पहले आज दरबार में अपने उस शिष्य की जान की भीख और अब कल इस प्रतियोगिता में जीतने की भीख। कुछ भी हो जाए, मैं आपके शिष्य और आपको सबक सिखाए बिना तो नहीं जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कृष्णदास जी ने भी नरेंद्र को उसी के अंदाज में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारा ये घमंड तो मैं तोड़कर रहूंगा नरेंद्र, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र ने भी कृष्णदास जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा, ठीक है कृष्णदास जी, मैं भी देखता हूं कि कल किसका घमंड टूटता है। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र के सख्त तेवर देखकर कृष्णदास जी वहां से चले गए। आज से पहले किसी ने भी कृष्णदास जी का इतना अपमान नहीं किया था। इस पूरी घटना के बाद ये निश्चित था कि कृष्णदास जी अब शांत नहीं बैठेंगे। अल्पविराम डॉट। आज प्रतियोगिता का दूसरा दिन था और आज सभी प्रतिभागियों को अपनी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का परिचय देना था। सभी लोग आज की प्रतियोगिता के लिए बेहद उत्सुक थे, लेकिन नरेंद्र की कल की जीत के बावजूद भी कई लोग उसे बहुत हल्के में ले रहे थे। किसी ने भी उसे कल की जीत के लिए एक बार भी बधाई तक नहीं दी थी। नरेंद्र निराशा का भाव लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ ही रहा होता है कि तभी एक कोने से एक आवाज आती है, नरेंद्र, मैं तुम्हें आज की प्रतियोगिता में चुनौती देता हूं। शेखर ने नरेंद्र को ललकारते हुए कहा। पुष्कर के तुरंत बाद नकुल ने भी नरेंद्र को चुनौती देने का ऐलान करते हुए कहा, मैं भी तुम्हें चुनौती देता हूं नरेंद्र। आज जो भी योद्धा प्रतियोगिता में हारेगा उसे अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। उद्धरण चिन्ह। पुष्कर और शेखर की बात का जवाब देते हुए नरेंद्र ने कहा, वाह, तुम्हें फिर से अपमान का एहसास दिलाने के लिए मैं तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार करता हूं। उद्धरण चिन्ह।
पुष्कर ने आत्मविश्वास से कहा, आज देखते हैं कौन किसको घुटनों पर लाता है। सिर्फ तलवारबाजी में ही तुम मुझसे जीत सकते हो, और रही बात कल के अपमान की तो उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। पुष्कर, शेखर और नरेंद्र तीनों ही अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं और प्रतियोगिता शुरू होने के ऐलान का इंतजार करते हैं। आज की प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी सबसे पहले संजीवनी औषधि को बनाकर तैयार करेगा वही इस खेल का विजेता माना जाएगा। प्रतियोगिता शुरू होने का ऐलान हुआ। पुष्कर, शेखर और नरेंद्र तीनों अपने अपने स्थान पर जाकर खड़े हो गए। नरेंद्र ने कहीं से भी आयुर्वेद की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन वो पहले ही ब्रह्मानंद केंद्र के लिए कुछ दवाएं बना चुका था, जिससे उसे औषधि बनाने का थोड़ा बहुत अनुभव हो गया था। प्रतियोगिता शुरू होते ही पुष्कर और शेखर अपनी औषधि बनाने में लग गए। पुष्कर ने सबसे पहले संजीवनी औषधि का निर्माण किया और वो खुशी से झूमने लगा। पुष्कर के बाद शेखर ने भी औषधि बनाकर तैयार कर ली। यहाँ पुष्कर और शेखर ने औषधि बनाकर खत्म भी कर ली थी, और वहाँ नरेंद्र ने अभी एक भी दवाई के घोल को हाथ तक नहीं लगाया था। नरेंद्र को ऐसा करते देख वहाँ पर बैठे सभी लोग उसे चिढ़ाने लगे, भाई औषधि बनाएगा भी या पूरा समय ऐसे बैठे बैठे ही निकाल देगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरे कोने से भी जोर से हंसते हुए एक व्यक्ति बोला, कल तू तुक्के से जीत गया था। ये औषधि बनाना तेरे बस की बात नहीं है। तू हार मान ले और अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांग ले, इसी में तेरी भलाई है। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र को ऐसे देखकर कृष्णदास जी भी अपनी खुशी का इजहार किए बिना नहीं रह पाए और कहने लगे, ये बच्चों का काम नहीं है नरेंद्र। सिर्फ तलवार चलाने से योद्धा नहीं बनते। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप पुष्कर और शेखर के सामने घुटने टेक कर अपनी हार स्वीकार कर ले। उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। अब प्रतियोगिता समाप्त होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। नरेंद्र ने अपना ध्यान एकाग्रित किया और दवाइयों के घोल को मिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उस दवाइयों के घोल से एक पीले रंग की रोशनी निकलने लगी। ये देखकर दर्शकों में बैठा हर एक व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। कृष्णदास जी ने भी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। इस 18 साल के बच्चे को संजीवनी औषधि बनाना किसने सिखाया? उद्धरण चिन्ह। नरेंद्र की संजीवनी औषधि की रोशनी देखकर अश्वदेव जी ने भी उसे गले से लगा लिया और गर्व से कहा, शाबाश नरेंद्र, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। मैं तो तुम्हें ब्रह्मानंद केंद्र में पहली बार देखकर ही समझ गया था कि तुम जरूर कोई आयुर्वेद के बहुत बड़े पंडित हो। आज तुमने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। उद्धरण चिन्ह। तीनों निरीक्षकों के चेक करने के बाद नरेंद्र को उसकी औषधि के लिए पूरे 100 अंक दिए गए, जबकि शेखर और पुष्कर को सिर्फ 45 अंक ही मिले। हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी को उसकी औषधि के लिए 100 अंक मिले हों। नरेंद्र को फिर से जीतते देख विश्वजीत अपना आपा खो बैठे और अपनी तलवार निकालकर नरेंद्र पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। कृष्णदास जी ने पीछे से विश्वजीत को रोक लिया और कहा, नहीं विश्वजीत, ये ऐसे नहीं मरेगा। इसके पास कोई तो शक्ति है जिसकी मदद से ये सब कुछ कर रहा है। इसको मारने के लिए हमें अलग ढंग से सोचना होगा। तुम अभी अपने आप को शांत रखो, हम कल ही इसको जान से मारने का कुछ इंतजाम करते हैं। अपनी जीत के बाद नरेंद्र शेखर और पुष्कर दोनों को ललकारते हुए कहता है, अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मेरे सामने आओ और अपने दोनों घुटने टेक कर मेरे सामने अपना सर झुकाओ। उद्धरण चिन्ह। पुष्कर और शेखर दोनों अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे, लेकिन आज कृष्णदास जी भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। पुष्कर और शेखर ने चुपचाप नरेंद्र के सामने घुटने टेक कर माफी मांग ली। अल्पविराम दौड़। उधर जागीरदार के हमले से बचने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए रेवती भी मालविका जी के ट्रेनिंग सेंटर से भागने का मन बना लेती है। रेवती अपना सारा सामान लेकर रात के अंधेरे में ट्रेनिंग सेंटर से भागकर घर आ जाती है और अपने घर का दरवाजा खटखटाती है, जिसको सुनकर पुरुषोत्तम अचानक नींद से उठता है और हड़बड़ी में दरवाजा खोलता है। रेवती को दरवाजे पर देखकर वो चौंक जाता है। रेवती, तुम इतनी रात गए, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रेवती हड़बड़ी में कहती है, पिताजी, कोई हमारे पूरे परिवार पर हमला करने वाला है, जल्दी ही नरेंद्र को वापस बुलाए। उद्धरण चिन्ह। रेवती जब तक सारी बातें बता ही रही होती है कि तभी एक तीर रेवती के कान के बराबर से निकलता हुआ सीधा दरवाजे पर जाकर गिर जाता है। इस तीर में एक चिट्ठी भी थी। पुरुषोत्तम जल्दी से वो चिट्ठी निकालता है और रेवती को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है, जल्द ही ऐसे ही तुम सब लोगों की गर्दन भी किसी दरवाजे पर टंगी होगी। पुरुषोत्तम ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी तो उसे रेवती की बात पर पूरा विश्वास हो गया। देखिए पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि कोई हम पर हमला करने वाला है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा, रेवती ने घबराते हुए कहा। पुरुषोत्तम ने रेवती को संभालते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी नरेंद्र को संदेश पहुंचता हूं और दिवाकर को कहकर भी अपने खास सैनिकों को यहां बुलाता हूं। उद्धरण चिन्ह।
आज की एक और हार और नरेंद्र से अपने अपमान का बदला लेने के लिए कृष्णदास जी नई नई योजनाएं बना रहे थे। कृष्णदास जी के साथ साथ अथर्व और नकुल भी नरेंद्र से लगातार 2 दिन तक हारने के बाद काफी अपमानित महसूस कर रहे थे। कृष्णदास जी मुख्य कक्ष में बैठकर दूध पी रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहां पुष्कर, शेखर और विश्वजीत दोनों आ जाते हैं। अपनी चिंता जताते हुए विश्वजीत ने कहा, कृष्णदास जी किसी भी तरह हमें इस नरेंद्र को मारना होगा। कोई तो तरीका होगा जिससे इस नरेंद्र को मारा जा सके। उद्धरण चिन्ह। कृष्णदास जी के चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने नरेंद्र को मारने की कोई ना कोई योजना बना ली है। कृष्णदास जी ने विश्वजीत, शेखर और पुष्कर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों चिंता मत करो। कल जब वो अपनी आखिरी प्रतियोगिता लड़ने के लिए आएगा तो हम उसे जिंदगी और मौत का मुकाबला करने के लिए उकसाएंगे, और जो प्रतियोगिता में हारेगा उसे मरना पड़ेगा। ये बात सुनकर पुष्कर और शेखर दोनों के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। दोनों ने एक स्वर में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन आचार्य जी अगर हम दोनों हार गए तो हमें भी अपना जीवन त्यागना होगा। ये कैसी योजना है? इसमें नरेंद्र से ज्यादा हमारी जान को खतरा है। उद्धरण चिन्ह। कृष्णदास जी ने उन दोनों की चिंता को कम करते हुए कहा, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूं कि बिना कुछ सोचे समझे तुम दोनों को जिंदगी और मौत के मुकाबले में धकेल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कृष्णदास जी ने कहा, कल उस मायावी नरेंद्र की मौत तय है। कल होने वाली प्रतियोगिता में कौन कौन से प्रश्न आएंगे ये मैंने पता करा लिया है। तुम लोगों को आज रात ही वो सारे प्रश्न मिल जाएंगे। मैंने तीनों प्रशिक्षकों को भी कुछ सोने की मुद्राओं का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया है। अब कल उस नरेंद्र को मारने से हमें कोई नहीं रोक सकता, और अगर वो नरेंद्र सारे जवाब सही भी दे देता है तो मैं विस्मृत मंत्र की मदद से उस नरेंद्र की सारी यादों को मिटा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। विस्मृत मंत्रों का नाम सुनकर जैसे पुष्कर और शेखर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुष्कर ने हकलाते हुए कहा, आचार्य जी विस्मृत मंत्र, लेकिन उन मंत्रों का उपयोग तो प्रतिबंधित है। अगर किसी को पता चल गया कि आपने विस्मृत मंत्रों का उपयोग किया है तो हम सभी को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। विस्मृत मंत्र एक तरह के मनोवैज्ञानिक मंत्र थे। इनके इस्तेमाल से कभी कभी इंसान पागल तक हो जाते थे, इसलिए इन मंत्रों के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। कृष्णदास जी ने आत्मविश्वास से कहा, इसकी चिंता तुम मत करो। तुम कल होने वाली प्रतियोगिता पर ध्यान दो। कल तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। क्या कृष्णदास जी कल विस्मृत मंत्र का इस्तेमाल करेंगे? और नरेंद्र कैसे बचेगा कृष्णदास जी के इस पूरे षड्यंत्र से? कृष्णदास जी ने नरेंद्र की यादों को भुलाने के लिए विस्मृत मंत्र का इस्तेमाल करने का सोच लिया था। विश्वजीत और पुष्कर के साथ मिलकर कृष्णदास जी ने कल होने वाली प्रतियोगिता में नरेंद्र को मारने की पूरी योजना बना ली थी। आज प्रतियोगिता का सबसे कठिन और अंतिम दिन था। आज सभी योद्धाओं को अपने आयुर्वेद शिक्षा के कौशल का परिचय देना था, और आज की इस प्रतियोगिता में जो भी प्रतिभागी 5 प्रश्नों का सही जवाब देगा वही विजेता माना जाएगा। आज का खेल देखने के लिए दूर दूर के राज्यों से भीड़ आई थी। पूरे शहर में नरेंद्र का डंका बज रहा था। हर कोई नरेंद्र की एक झलक पाने के लिए बेताब था। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। आज हमारे इन आयुर्वेद पंडितों के सामने एक प्रश्न पत्र होगा, और जो भी 5 प्रश्नों का सही और विस्तारपूर्वक जवाब देगा वही विजेता मान जाएगा। एक तेज आवाज पूरे पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र में गूंजी। नरेंद्र आज की प्रतियोगिता के लिए अपने आप को एकाग्र करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से कृष्णदास जी की आवाज पूरे केंद्र में गूंज उठी। भारी गर्जना के साथ कृष्णदास जी ने कहा, आचार्य सोमदेव, हम चाहते हैं कि आज पुष्कर और नरेंद्र के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता को दर्शकों के लिए और ज्यादा रोमांचित बनाया जाए और साधारण सी प्रतियोगिता को जिंदगी और मौत के खेल में बदल दिया जाए। कृष्णदास जी की ये बात सुनकर सभी दर्शक भी चौंक जाते हैं। कृष्णदास जी की बात का समर्थन करते हुए विश्वजीत भी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, कृष्णदास जी सही कह रहे हैं आचार्य सोमदेव। आज से पहले कभी हमारी इस प्रतियोगिता में ऐसा नहीं हुआ है, और अगर ऐसा होगा तो दर्शकों के लिए भी प्रतियोगिता और भी ज्यादा रोमांचित हो जाएगी। ब्रह्मानंद केंद्र के मुखिया अमात्य अश्वदेव समझ जाते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र नरेंद्र को मारने के लिए किया जा रहा है। अश्वदेव जी बीच में टोकते हुए कहते हैं, नहीं आचार्य, ये प्रतियोगिता सिर्फ आयुर्वेद का हुनर दिखाने के लिए हो रही है, और पहले दिन पुष्कर की जान भी इसी शर्त पर बख्शी गई थी क्योंकि जान से मारना पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र के नियमों के खिलाफ है। आचार्य सोमदेव दोनों पक्षों की बात सुनकर कहते हैं, ठीक है अश्वदेव जी, हमने दोनों पक्षों की बात सुनी है, और अब हम ये फैसला 35 राज्यों के प्रतिनिधियों पर छोड़ते हैं। जिस भी पक्ष के पास बहुमत होगा उसी पक्ष की बात मानी जाएगी। अश्वदेव जी जानते थे कि बहुमत विश्वजीत और कृष्णदास जी के पक्ष में ही होगा। 35 प्रतिनिधियों में से लगभग सभी प्रतिनिधि कृष्णदास जी के बहुत पुराने दोस्त थे, और वो लोग सालों से एक दूसरे के केंद्रों में जाकर आयुर्वेद विद्या सिखाते थे। सभी से एक पर्ची पर उनका मत लिया गया और उसके बाद आचार्य सोमदेव को परिणाम बताया गया। बहुमत कृष्णदास और विश्वजीत के पक्ष में रहा। अब जो भी प्रतिभागी हारेगा उसे वहीं अखाड़े के बीचों बीच मार दिया जाएगा।
आचार्य सोमदेव ने कहा। कृष्णदास जी का चेहरा खुशी से खिल उठा था कि तभी अचानक से नरेंद्र ने भी अपनी जगह से खड़े होकर कहा, ठीक है, मैं मौत के इस खेल को खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस खेल में केवल पुष्कर नहीं बल्कि उसके बाकी दोनों साथी श्रवण और शेखर भी हिस्सा लेंगे। नरेंद्र की इस बात पर विश्वजीत आपत्ति जताते हुए कहता है, नहीं आचार्य सोमदेव, श्रवण और शेखर का इस पूरे खेल से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। नरेंद्र ने भी पुष्कर की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम तीनों इसमें शामिल नहीं हो सकते तो मैं भी इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। नरेंद्र के पीछे हटने की बात सुनकर कृष्णदास जी पुष्कर को बीच में टोकते हुए कहते हैं, ठीक है नरेंद्र, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। कृष्णदास जी की ये बात सुनकर पुष्कर थोड़ा सा निराश जरूर होता है, लेकिन वो जानता था कि कोई भी मुश्किल आने पर कृष्णदास जी अपने मंत्रों की सहायता से उनकी जान बचा लेंगे। ठीक है, तो ये मुकाबला शुरू किया जाए। आचार्य सोमदेव ने आज की प्रतियोगिता शुरू करने का ऐलान किया। अल्पविराम दौड़। परीक्षा शुरू होने ही वाली होती है कि नरेंद्र फिर से प्रतियोगिता को रोक देता है और आचार्य सोमदेव की ओर देखकर कहता है, आचार्य सोमदेव, मेरी आपसे एक और विनती है। परीक्षा समाप्त होने के बाद 5 प्रश्नों के सही उत्तर सामने बने इस लकड़ी के बोर्ड पर लिखे जाएं और उन उत्तरों को हमारे उत्तरों से मिलाया जाए। उसके बाद ही तीनों जज अपना फैसला सुनाएं। सभी के सामने उत्तरों की जांच होने से कृष्णदास जी का तीनों जजों को सोने के सिक्के देना बेकार जाता, इसलिए उन्होंने तुरंत इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसे इन जजों की ईमानदारी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। तभी पुष्कर भी नरेंद्र का समर्थन करते हुए कहता है, नरेंद्र ठीक कह रहा है आचार्य सोमदेव, अगर सभी लोगों के सामने उत्तरों की जांच होगी तो सभी लोगों का ज्ञान ही बढ़ेगा। बाकी के कुछ प्रतिनिधियों ने भी पुष्कर की बात का समर्थन किया, जिससे आचार्य सोमदेव पर सबके सामने उत्तर दिखाने का दबाव बन गया। आचार्य सोमदेव ने बाकी प्रतिभागियों की बात पर अपना समर्थन दिया और कहा, ठीक है, सभी के सामने उत्तरों की जांच की जाएगी और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। अब प्रतियोगिता शुरू की जाए। अचानक से शंख की आवाज गूंजी और परीक्षा शुरू होने का ऐलान हो गया। नरेंद्र अभी अपने उत्तर लिख ही रहा था कि इतने में पुष्कर और उसके बाकी साथियों ने अपनी उत्तर पुस्तिका तीनों जजों के पास जमा करा दी। पुष्कर और उसके बाकी साथियों ने केवल आधे घंटे में 5 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, जिसे देखकर वहां पर बैठे अमात्य अश्वदेव जी भी चौंक कर अपने मन में कहने लगे, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा कैसे संभव है कि कोई पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र के प्रश्नों के उत्तर आधे घंटे में कर दे। अश्वदेव के मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र आयुर्वेद विद्या के लिए देश विदेश में जाना जाता था। विदेश से आने वाले आयुर्वेद के विद्वान भी कभी इस परीक्षा को आधे घंटे में समाप्त नहीं कर पाए, तो फिर पुष्कर, शेखर और श्रवण ने इतने कम समय में सारे उत्तर कैसे लिख दिए। जरूर किसी न किसी ने तो इन उत्तरों के जवाब लिखने में इन तीनों की मदद की है। नरेंद्र को अभी भी उत्तर लिखता देख दर्शकों में बैठा विश्वजीत उसे चिढ़ाते हुए कहता है, सुबह से रात हो गई है तुझे लिखते लिखते, जब जवाब नहीं आते तो क्यों ज्ञानी बनने का नाटक कर रहा है। विश्वजीत की बातें सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग ठहाके लगाने लगे। लोगों के हंसने की ये आवाज नरेंद्र के कानों में भी लगातार जा रही थी, लेकिन उसने अभी भी अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। कुछ देर बाद ही नरेंद्र भी अपनी उत्तर पुस्तिका तीनों जजों को सौंप देता है। अब दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग परिणामों का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय में परिणामों का ऐलान किया जाएगा। आचार्य सोमदेव सभी को जानकारी देते हुए कहते हैं। अश्वदेव नरेंद्र को आगाह करते हुए कहते हैं, नरेंद्र, कृष्णदास जी तुम्हारे खिलाफ जरूर कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने तुम्हें हराने के लिए कोई ना कोई योजना जरूर बनाई है। अश्वदेव जी को तसल्ली देते हुए नरेंद्र कहता है, आप चिंता मत कीजिए अश्वदेव, कृष्णदास जी मेरे खिलाफ आज विस्मृत मंत्रों का उपयोग करने वाले हैं। आप उनकी इस चाल से निपटने की कोई तरकीब निकालिए। तीनों जज सभी उत्तरों के जवाब आयुर्वेद केंद्र के बीच में बने लकड़ी के बोर्ड पर लिख देते हैं और फिर सभी के सामने उत्तरों की जांच करने के बाद सभी प्रतिभागियों के अंक एक लिफाफे में डालकर आचार्य सोमदेव को सौंप देते हैं। पुष्कर, श्रवण और शेखर को 90 अंक मिले। आचार्य सोमदेव ने ऐलान किया। 90 अंकों की बात सुनकर पुष्कर, शेखर और श्रवण खुशी से झूम उठे। घमंड से भरी मुस्कुराहट के साथ पुष्कर ने कहा, बहुत दिन से मेरी तलवार पर किसी इंसानी जानवर का खून नहीं लगा है, शायद आज मेरी तलवार की ये प्यास भी बुझ जाएगी। पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र के इतिहास में पहली बार आयुर्वेद परीक्षा में किसी को 90 अंक मिले थे और पुष्कर, श्रवण और शेखर के एक जैसे अंक आने पर अश्वदेव जी का शक यकीन में बदल गया। अश्वदेव जी ने आचार्य सोमदेव के सामने गुहार लगाते हुए कहा, आचार्य सोमदेव, जरूर इन तीनों ने परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी या बेईमानी की है। तीनों प्रतिभागियों के बराबर अंक आना असंभव है। आचार्य सोमदेव ने अश्वदेव जी की बात काटते हुए कहा, अश्वदेव जी, आप हमारे पंचतत्व केंद्र की प्रतिष्ठा पर आरोप लगा रहे हैं। हमें अपने तीनों जजों पर पूरा भरोसा है और अगर ऐसा है तो आप जजों के उत्तर से इन तीनों प्रतिभागियों के उत्तर मिलाकर जांच कर सकते हैं।
आचार्य सोमदेव की बात सुनकर अश्वदेव जी निराशा के साथ चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन अभी नरेंद्र के अंकों का खुलासा होना बाकी था। आचार्य सोमदेव फिर से लिफाफा खोलते हैं और अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोलते हैं, वाह नरेंद्र, तुमने तो इतिहास रच दिया। तुमने आयुर्वेद परीक्षा में पूरे 100 अंक प्राप्त किए हैं। आचार्य सोमदेव की बात सुनकर पुष्कर समेत उसके दोनों साथियों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पुष्कर के सामने उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। उसको एहसास होने लगता है जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। आचार्य सोमदेव की बात जैसे ही विश्वजीत के कानों में पड़ती है तो वो नरेंद्र को इधर उधर ढूंढने लगता है। विश्वजीत के साथ साथ पुष्कर की नज़रें भी नरेंद्र को ढूंढ रही होती हैं कि तभी अचानक से नरेंद्र हवा को चीरते हुए पुष्कर की तरफ आता है। नरेंद्र को अपनी तरफ आता देख पुष्कर जोर से चिल्लाते हुए कृष्णदास जी से दया की गुहार लगाता है, कृष्णदास जी, कृपया करके मुझे बचाए। कृष्णदास जी इससे पहले कुछ कर पाते नरेंद्र पुष्कर समेत श्रवण और शेखर का सर अपनी तलवार से उनके शरीर से अलग कर देता है। नरेंद्र को उसके शिष्य का नरसंहार करते देख कृष्णदास जल्दी से पुनर्जीवित करने वाले संजीवनी मंत्र पढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अश्वदेव जी उस मंत्र को विफल करते हुए बीच में ही उनके ध्यान को भंग कर देते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं कृष्णदास कि तुम संजीवनी मंत्र का उपयोग करने वाले हो। अगर तुमने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं आचार्य सोमदेव को बता दूंगा कि तुम सरेआम इस प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। कृष्णदास गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं और अश्वदेव जी को घूरते हुए और बिना कुछ कहे ही शांत बैठ जाते हैं। इधर कृष्णदास जी और अश्वदेव आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि नरेंद्र को मारने के लिए विश्वजीत अपनी तलवार लेकर केंद्र के बीचों बीच बने स्थल में कूद पड़ता है और ललकारते हुए नरेंद्र को मारने के लिए आगे बढ़ता है। नरेंद्र, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे आज कुछ भी हो जाए। आज तो मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। विश्वजीत बिना कुछ सोचे समझे नरेंद्र पर वार कर देता है और दोनों की तलवारें टकराने की आवाज केंद्र में गूंज उठती है। विश्वजीत को रोकने के लिए और उसकी जान बचाने के लिए कृष्णदास जी भी बीच में कूद पड़ते हैं और नरेंद्र को रोकते हुए कहते हैं, रुक जाओ नरेंद्र, तुम विश्वजीत पर हमला नहीं कर सकते। इसने तुम्हारे साथ मृत्यु के इस खेल में हिस्सा नहीं लिया है और ना ही ये इस प्रतियोगिता का भाग है। दोनों पक्षों को टोकते हुए आचार्य सोमदेव सारा मामला ठंडा करने की कोशिश करते हैं और नरेंद्र को कहते हैं, रुक जाओ नरेंद्र, प्रतियोगिता समाप्त हो गई और हारने वाले को उसकी सजा भी मिल गई है। अब तुम इस लड़ाई को और आगे मत बढ़ाओ। आचार्य सोमदेव की बात सुनकर नरेंद्र अपनी तलवार को रोक लेता है और केंद्र में मौजूद सैनिक विश्वजीत को पकड़कर पीछे खींच ले जाते हैं। आचार्य सोमदेव नरेंद्र से माफ़ी मांगते हैं और उसे पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र का एक सिक्का देते हुए कहते हैं, विश्वजीत की तरफ से हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं और तुम्हें ये सिक्का देते हैं। इस सिक्के की मदद से तुम दुनिया के किसी भी आयुर्वेद केंद्र में शिक्षा लेने जा सकते हो और हमें गर्व है कि इतना शक्तिशाली और इतना होनहार प्रतिभागी हमारे इस पंचतत्व केंद्र की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया। अश्वदेव जी नरेंद्र को शांत कराते हुए कहते हैं, नरेंद्र, अभी हम पर से खतरा टला नहीं है। परीक्षा में बेईमानी का काम इस अकेले विश्वजीत का नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई ताकतवर व्यक्ति इन सब चीज़ों में इसका साथ दे रहा है। हमें तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा। नरेंद्र आचार्य सोमदेव और सभी दर्शकों को प्रणाम करके केंद्र से अपने शहर की ओर निकल जाता है। नरेंद्र जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटता है और गाड़ी में बैठकर अपने राज्य की ओर निकल जाता है। नरेंद्र गाड़ी में बैठे बैठे अश्वदेव जी से अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहता है, अमात्य अश्वदेव जी, मैं इतने दिनों से शहर से बाहर हूँ। ऐसा संभव ही नहीं है कि महेश, सार्थक या जागीरदार में से किसी ने मेरे परिवार पर हमला करने की कोई योजना न बनाई हो। अश्वदेव जी नरेंद्र को तसल्ली देते हुए कहते हैं, जब तक पुरुषोत्तम जी वहां पर हैं तब तक तुम्हारे पूरे परिवार पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। नरेंद्र, तुम निश्चिंत रहो, सब ठीक होगा। अश्वदेव जी नरेंद्र को तसल्ली दे रहे होते हैं कि तभी वो अपनी बात को बीच में रोकते हैं और नरेंद्र को जोर से धक्का देकर चिल्लाते हैं, गाड़ी से कूद जाओ नरेंद्र। ऐसा क्या खतरा था जिसे देखकर अश्वदेव जी ने नरेंद्र को गाड़ी से धक्का मारकर नीचे उतार दिया? कहीं जागीरदार के सैनिकों ने तो नरेंद्र पर हमला नहीं कर दिया था? नरेंद्र और अश्वदेव आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से कोई उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से अश्वदेव नरेंद्र को धक्का देकर गाड़ी से उतार देते हैं। एक बड़ा सा पत्थर और जलती हुई मशाल नरेंद्र की गाड़ी पर आ गिरा, जिससे बचने के लिए अश्वदेव ने नरेंद्र को गाड़ी से धक्का देकर उतार दिया। गाड़ी से गिरने के कारण अश्वदेव जी का बायां हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। जब तक नरेंद्र और अश्वदेव अपने आप को संभाल पाते तब तक उनकी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। नरेंद्र और अश्वदेव अपने आप को ठीक से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं कर पाए थे कि अचानक से बहुत सारी परछाई उनके आसपास मंडराने लगी। इन परछाइयों को चीरते हुए विश्वजीत और उसका शिष्य चंदन अपने साथी सैनिकों के साथ बाहर निकलते हैं। चंदन तीनों दिन केंद्र से गायब था और अपने गुरु विश्वजीत के अपमान का बदला लेने का इंतजार कर रहा था।
चंदन और विश्वजीत को वहां देखकर अश्वदेव आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं जिनके जवाब जानने के लिए वो उन दोनों से पूछते हैं, इस रास्ते के बारे में तुम कैसे जानते हो? पूरे राज्य में किसी को इस पहाड़ी वाले खुफिया रास्ते के बारे में नहीं पता था और हम तो प्रतियोगिता खत्म होते ही वहां से निकल गए। तो तुम्हें इन सब की तैयारी करने का समय कैसे मिला? विश्वजीत उनकी बात पर मुस्कुराते हुए कहता है, अश्वदेव आप और नरेंद्र ही इस पूरे नगर में होशियार और बुद्धिमान नहीं हैं। आपके अलावा भी बहुत से बुद्धिमान अभी इस नगर में मौजूद हैं। मैंने तो कल रात ही आपको मारने की पूरी साजिश रच ली थी। मैं जानता था कि तुम लोग किसी ना किसी तरह पंचतत्व केंद्र से निकल जाओगे। उस पत्थर से तो तुम बच गए, लेकिन अब मेरे इन खास सैनिकों के वार से कैसे बचोगे? विश्वजीत अपने साथ यहाँ तलवारबाजी में निपुण सैनिकों की टुकड़ी लेकर आया था और ये सभी सैनिक युद्ध कौशल और तलवारबाजी के 5वें चरण को पार कर चुके थे। अश्वदेव नरेंद्र को इन सभी सैनिकों के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं, नरेंद्र ये कोई आम सैनिक नहीं बल्कि तुम्हारी तरह तलवारबाजी की शुरुआती 5 कलाओं में निपुण है, तुम्हें इनसे सावधान रहना होगा। विश्वजीत अपने साथ 24 सैनिकों की टुकड़ी लेकर आया था, जिसमें से 10 सैनिक एक साथ नरेंद्र पर हमला कर देते हैं। नरेंद्र जब तक इन 10 सैनिकों के हमले से अपने आप को बचा पाता तब तक चंदन मौके का फायदा उठाकर अश्वदेव को अपने शिकंजे में ले लेता है। अश्वदेव चंदन से कहीं ज्यादा ताकतवर और शस्त्र विद्या में कुशल थे, लेकिन पत्थर के हमले से बचते समय उनके बाएं हाथ पर गहरा घाव हो गया था, जिसके कारण वो चंदन की पकड़ से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे थे। विश्वजीत ने चिल्लाते हुए कहा, हमला करो, छोड़ना मत इस मायावी को, मुझे इसके शरीर का एक एक पुर्जा मेरे कदमों में चाहिए। विश्वजीत के इतने कहते ही 10 सैनिकों ने एक साथ नरेंद्र पर हमला कर दिया। 10 सैनिकों के वार को नरेंद्र झेल नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा। उन सैनिकों के सामने नरेंद्र की शक्तियां फीकी पड़ रही थी। देखते ही देखते नरेंद्र पर एक के बाद एक बार होने लगे और उन 10 सैनिकों ने नरेंद्र को अधमरा कर दिया। नरेंद्र को ऐसी हालत में देख अश्वदेव बेबसी से बोले, उठो नरेंद्र, तुम एक योद्धा हो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। अगर तुमने आज हार मान ली तो जागीरदार महेश और सार्थक के साथ मिलकर तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अपने लिए नहीं तो अपने परिवार को बचाने के लिए तो हथियार उठाकर इनका सामना करो। विश्वजीत और चंदन अश्वदेव की बेबसी पर जोर से हंसते हुए बोले, क्यों चिल्ला रहा है बुड्ढे? तेरे बोलने से क्या उसमें जादुई शक्तियां आ जाएंगी या फिर कोई उसे संजीवनी औषधि दे देगा? संजीवनी औषधि का नाम सुनकर जैसे अश्वदेव की आंखें चमक उठी और वो जोर से चिल्लाते हुए बोले, नरेंद्र, तुम्हारे बाएं पैर के पास संजीवनी औषधि की एक बोतल है, जल्दी से उसे पी लो। अश्वदेव के ये शब्द जैसे ही नरेंद्र के कानों में पड़ते हैं तो उसे अपने पुनः जीवित होने की उम्मीद नजर आने लगी और इससे पहले कि कोई सैनिक उसे रोक पाता वो संजीवनी औषधि पी लेता है। संजीवनी औषधि पीते ही नरेंद्र अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर महसूस करने लगता है। नरेंद्र सामने खड़े चंदन और विश्वजीत को ललकारते हुए कहता है, तुम दोनों ने आज अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है और तुम्हारी इस गलती की सजा तो तुम्हें जरूरी मिलेगी। अगर भगवान भी आज मेरे सामने तुम्हारी जान बचाने के लिए आ जाए तो भी मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। नरेंद्र की दहाड़ सुनते ही 10 सैनिकों ने एक बार फिर से हमला किया, लेकिन नरेंद्र ने इंद्रधनुष कला का इस्तेमाल करके 10 सैनिकों के हमले को रोक दिया और उसकी तलवार की धार के आगे वो सैनिक 10 सेकंड भी नहीं टिक पाए। नरेंद्र की तलवार का वार इतना खतरनाक था कि उन 10 सैनिकों की गर्दन पास में लगे पेड़ों पर जाकर लटक गई। ये दृश्य देखकर चंदन और विश्वजीत भी चौंक गए और इस कला के बारे में पूछे बिना नहीं रह पाए। ये तुमने कैसे किया और तुमने ये इंद्रधनुष कला कहाँ से सीखी? ये कला तो सिर्फ धामपुर के केंद्रों में सिखाई जाती है और वो तो यहाँ से बहुत दूर कहीं पहाड़ियों पर है। ये असंभव है, विश्वजीत ने कहा। नरेंद्र ने गुस्से में विश्वजीत की तरफ देखकर कहा, तुम इन सब की चिंता छोड़ो और अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। वहाँ आयुर्वेद केंद्र में तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बचाने राजगुरु भी नहीं आएंगे। चंदन ने अभी भी अश्वदेव को अपने शिकंजे में लिया हुआ था और इससे पहले कि नरेंद्र कुछ कर पाता चंदन ने अश्वदेव की गर्दन पर तलवार रखकर उनको जान से मारने की धमकी दे डाली। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा नरेंद्र। अश्वदेव ने बेबस होकर कहा, तुम जाओ नरेंद्र, मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे पास यही मौका है, यहाँ से भाग जाओ। अश्वदेव अपने आप को चंदन की पकड़ से बाहर निकालने में असमर्थ थे। जब तक नरेंद्र और चंदन आपस में बात कर रहे होते हैं तभी बाकी बचे 14 सैनिक धीरे धीरे नरेंद्र को घेरकर अचूक चक्र की संरचना कर लेते हैं। अचूक चक्र एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसके अंदर आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता है। अचूक चक्र के नाम से बड़े बड़े योद्धा घबरा जाते थे, लेकिन नरेंद्र के पास इसका भी तोड़ था। अचूक चक्र बनाने पर नरेंद्र ने उन सैनिकों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये बच्चों वाले चक्र से मुझे डराने चले हो? रुको, मैं अभी तुम्हारा ये चक्र और तुम्हारी हड्डियां दोनों तोड़कर दिखाता हूँ। इतना कहते ही नरेंद्र उन सभी सैनिकों के पैरों पर वार कर देता है और एक एक कर सभी सैनिकों की टांगें उनके शरीर से अलग हो जाती हैं और वो बाकी बचे 14 सैनिक भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
सारे सैनिकों के मारे जाने के बाद विश्वजीत के पास नरेंद्र से सीधा मुकाबला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन विश्वजीत अचानक से जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसे देखकर नरेंद्र जोर से हंसते हुए कहता है, अबे ओ डरपोक, जब मैदान छोड़कर ही भागना था तो लड़ने ही क्यों आया? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब मैदान छोड़कर भाग रहा है। तू कितना भी दूर भाग ले, मेरी पकड़ से तो आज तू नहीं बचेगा। नरेंद्र भी विश्वजीत के पीछे पीछे जंगलों की तरफ जाने लगता है। तभी अश्वदेव नरेंद्र को आवाज लगाते हुए कहते हैं, नरेंद्र ध्यान रखना, ये उस विश्वजीत की कोई चाल है। वो तुमसे डरकर नहीं बल्कि तुम्हें जंगल के अंदर ला सके इसलिए भागा है, और तुम मेरी चिंता मत करना। अभी इन बूढ़े हाथों में इतना दम तो है ही जो इन छोटे मोटे योद्धाओं का सामना कर सके। अश्वदेव की बात सुनकर नरेंद्र जंगल की ओर बढ़ जाता है, लेकिन विश्वजीत के पास मायावी शक्तियां थीं, लेकिन वो शक्तियां सिर्फ तभी काम करती थीं जब उसके शरीर के पास हरा रंग हो। हरे रंग के सामने विश्वजीत अपना शरीर गायब कर सकता था। नरेंद्र विश्वजीत का पीछा करते करते जंगल के बीचों बीच पेड़ों के बीच बने अखाड़े में पहुंच जाता है। तभी उसके पीछे से हवा को चीरते हुए विश्वजीत अपनी तलवार से उस पर हमला करके गायब हो जाता है। नरेंद्र उसके पहले वार से बच जाता है और चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाते हुए कहता है, अगर तुम इतने ही बड़े योद्धा हो तो सामने आकर लड़ो, ऐसे छिपकर तो काय या डरपोक लड़ते हैं। नरेंद्र के डरपोक बोलने के बाद भी विश्वजीत अपने असली शरीर में नहीं आया। नरेंद्र ने उसे और उकसाने की कोशिश की और कहा, तुम अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान समझते हो ना, असल में तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। कृष्णदास जी मेरे खिलाफ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम अपना इस्तेमाल होने भी दे रहे हो। अगर उनको मुझे मारने की और मुझसे बदला लेने की इतनी इच्छा थी तो वो खुद क्यों नहीं आए? वो तुम्हें बार बार मूर्ख बना रहे हैं और तुम बार बार मूर्ख बन। नरेंद्र अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी विश्वजीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और हवा से भी तेज गति से नरेंद्र के चारों तरफ घूमकर बोला, मूर्ख मैं नहीं, तुम हो जो अकेले यहाँ मुझसे लड़ने चले आए, और रही बात कृष्णदास जी की तो तुम्हें मैं सिर्फ अपने हाथों से मारना चाहता था। वो तो तुम्हें मरवाने का एक जरिया थे। मैं जानता था कि कृष्णदास जी ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हें मारने की पूरी योजना बना ली थी। नरेंद्र और अश्वदेव जी का संदेह सही निकला। कृष्णदास जी की मदद से ही नकुल और उसके साथियों ने परीक्षा में बेईमानी की थी। कृष्णदास जी का असली चेहरा अब नरेंद्र के सामने आ गया था। नरेंद्र ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, इस कृष्णदास को तो इसके किए की सजा मैं दिलाकर रहूंगा। आज नहीं तो कल इसके शरीर का खून मेरे तलवार की नोक पर जरूर होगा। नरेंद्र अपने ख्यालों से बाहर आता है तो विश्वजीत अपनी तलवार जमीन पर टिकाए उसे घूर रहा होता है, जिसे देखकर नरेंद्र कहता है, घूर क्या रहा है बे? तुझे और तेरे कृष्णदास दोनों का अंत शायद मेरे हाथों था, इसलिए ही तू मुझे यहाँ अकेले में ले आया। अब मैं तेरा अपनी असली शक्तियों से परिचय कराता हूँ। इतना बोलते ही नरेंद्र अपनी कलाई पर लगे धागे को खोलता है और देखते ही देखते वो धागा एक पीले रंग की तलवार में बदलता जाता है, जिसे देखकर विश्वजीत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो आश्चर्य से कहता है, अनादि अस्त्र ये तेरे पास कहाँ से आया? ये अस्त्र तो हमारे पूरे साम्राज्य में किसी के पास नहीं है। तू कोई साधारण इंसान तो नहीं है, पक्का तू कोई मायावी असुर है। लेकिन तू कितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, मुझे नहीं मार पाएगा। मुझे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका सिर्फ मैं ही जानता हूँ। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी छाती के बाएं हिस्से में अगर वार किया जाए तभी तू मर सकता है। क्यों, यही है ना तुझे मारने का एकमात्र तरीका? नरेंद्र की बात सुनकर मानो विश्वजीत के पूरे शरीर पर कोई आकाशीय बिजली गिर पड़ती है। वो हकलाते हुए कहता है, तुम कैसे जानते हो कि मेरे छाती के बाएं हिस्से पर वार करने से ही मेरी मौत हो सकती है? नरेंद्र ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा, अगले जन्म में मुलाकात हुई तो जरूर बताऊंगा कि मुझे तुम्हारी इस कमजोरी के बारे में कैसे पता चला। इतना कहते ही नरेंद्र अपनी तलवार उठाता है और विश्वजीत की छाती के बाएं हिस्से में घोंप देता है। इधर जहां एक ओर नरेंद्र विश्वजीत और चंदन से युद्ध कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर जम्बू राज्य में महेश और सार्थक अपने नए दोस्त रामनाथ सिंघल के साथ मिलकर आने वाले कल के इंतजार में खुशियां मना रहे थे। रामनाथ सिंघल कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसकी पहुंच जम्बू राज्य के राजा तक भी है। महेश, सार्थक और रामनाथ को बधाई देते हुए कहता है, मुबारक हो भाइयों, बस अब कुछ ही पलों का इंतजार और बचा है। उसके बाद कल सुबह होते ही पूरे सिंघल परिवार का खेल खत्म हो जाएगा। सार्थक भी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें भी मुबारक हो भाई। मुझसे तो कल सुबह का इंतजार ही नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, उस नरेंद्र के परिवार के मरने पर सबसे ज्यादा फायदा तो रामनाथ भाई का है। महेश भी सार्थक की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ भाई, उनके कपड़े और हथियारों के कारखानों लगभग 1/3 हिस्सा तो इनके पास ही जाने वाला है। रामनाथ उन दोनों की बात से चिढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों को क्या लगता है मैं यहाँ उनके कपड़े या हथियारों के कारखाने लेने आया हूँ? बेवकूफ़ हो तुम दोनों, मैं तो यहाँ उस सिंघल परिवार का खात्मा करने आया हूँ। तभी महेश असमंजस हाव भाव के साथ अरुण से पूछता है, लेकिन तुम्हारी अपने भाई से ऐसी क्या दुश्मनी?
महेश की इस बात का रामनाथ गंभीरता से जवाब देते हुए कहता है, मेरे परिवार से बहुत से लोग पहले भी पुरुषोत्तम से व्यापार के सिलसिले में मिलने जम्बू राज्य आए थे, लेकिन आज तक जो भी पुरुषोत्तम से मिलने आया वो कभी वापस नहीं गया। इसलिए मुझे शक है कि पुरुषोत्तम ने ही व्यापार की वजह से मेरे लोगों को मारा है। रामनाथ की बात सुनकर महेश और सार्थक के चेहरे पर गंभीर भाव आ रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक सैनिक चिल्लाते हुए आता है, मालिक, मालिक, जल्दी बाहर देखिए, सिंघल परिवार के लोग क्या कर रहे हैं। ऐसा सिंघल परिवार के लोग क्या कर रहे थे जिसे देखकर वो सैनिक इतना परेशान हो गया था। और क्या नरेंद्र कल सुबह से पहले वापस जम्बू राज्य पहुंच पाएगा? कल क्या होगा सिंघल परिवार के साथ? ग्रेटर अंडरस्कोर आइकॉन। विश्वजीत को मारकर नरेंद्र ने पंचतत्व आयुर्वेद केंद्र में हुए अपमान का बदला ले लिया था। अब उसका अगला लक्ष्य महेश और सार्थक के हमले से अपने परिवार को बचाना था। इधर महेश, सार्थक और रामनाथ तीनों आने वाले कल का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक सैनिक दौड़ते हुए महेश के पास आता है। महेश चिंता के भाव से पूछता है, क्या हुआ, इतना हौंफ क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया? कोई भूत देख लिया क्या? सैनिक हौंफते हुए महेश से कहता है, सरकार, पुरुषोत्तम और उसका छोटा भाई दिवाकर पहाड़ियों से पूरी की पूरी सेना लेकर आ गए हैं। पूरी सेना भारी भरकम हथियारों से लैस है। लगता है कि उन्हें हमारे योजना की खबर लग गई है। सैनिक की बात सुनकर सार्थक गुस्से में महेश से कहता है, इतने सारे हथियार और इतनी बड़ी सेना, इस पुरुषोत्तम ने तो पूरी तैयारी करके रखी है। कोई बात नहीं, आने दो, इनकी सेना को हम भी देखते हैं कल ये पुरुषोत्तम और इसका पूरा परिवार कैसे बचता है। महेश गंभीरता से सार्थक से कहता है, नहीं सार्थक, हम पुरुषोत्तम और उसके परिवार को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। हमें भी कल के लिए अपनी सेना को तैयार करना होगा। महेश उस सैनिक को आवाज लगाते हुए कहता है, अपने सभी सैनिकों को कल के लिए तैयार करो। महेश की बात सुनकर सार्थक भी अपनी सेना के मुखिया को महेश के घर बुलाता है और कल के लिए सेना को तैयार करने का आदेश देता है। रामनाथ महेश और सार्थक को देखकर कहता है, तुम लोग बेकार में इतनी परेशानी ले रहे हो। कल होने तो दो सिंघल परिवार पर तो मैं अकेला ही भारी पड़ूंगा। रामनाथ की बात सुनकर महेश और सार्थक फिर से अपनी हंसी ठिठोली में लग जाते हैं। उधर नरेंद्र ने विश्वजीत को मृत्युंजय दे दिया था, लेकिन चंदन अभी जिंदा था और अश्वदेव भी उसकी गिरफ्त में थे। नरेंद्र जंगल से भागते हुए आता है और अश्वदेव और चंदन को आपस में लड़ते हुए देखता है। नरेंद्र की तलवार में लाल खून देखकर चंदन डरते हुए पूछता है, तुम अकेले वापस आए हो? गुरुदेव कहाँ हैं? नरेंद्र गुस्से में कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव के पास भेज देता हूँ। क्या मतलब? ये घुमा फिरा कर बातें मत करो। अगर तुमने गुरुदेव के बारे में नहीं बताया तो मैं अभी के अभी अश्वदेव को मार डालूंगा, चंदन ने कहा। नरेंद्र हंसते हुए कहता है, तू मारेगा अश्वदेव को? अबे होश में नहीं है क्या? तेरे विश्वजीत गुरु तो परलोक सिधार लिए, अब तेरी बारी है। विश्वजीत के मरने की बात को चंदन मजाक समझता है और कहता है, अबे तेरे जैसा फिसड्डी मेरे गुरु को मार ही नहीं सकता। झूठ बोल रहा है तू। नरेंद्र और चंदन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अश्वदेव अपने युद्ध कौशल का परिचय देते हुए चंदन पर एक के बाद एक कई हमले कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। अश्वदेव और नरेंद्र को देखकर चंदन मन ही मन में सोचता है, ये दोनों मिलकर तो मेरी जान ले लेंगे। इससे पहले कि ये मुझे जान से मार डालें, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। इतना सोचते ही चंदन वहां से भागने की कोशिश करता है। नरेंद्र पीछे से चंदन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू भी अपने गुरु जैसा ही निकला। गुरु और शिष्य दोनों ही भगोड़े हैं। इतने में अश्वदेव अपनी शक्तियों का हुनर दिखाते हुए एक पहाड़ जैसी पेड़ की डाल को गिरा देते हैं, जिससे चंदन का भागना नामुमकिन हो जाता है। चंदन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो नरेंद्र अपनी तलवार लिए दौड़कर उसकी तरफ आ रहा होता है। अपनी मौत को नजदीक आता देख चंदन दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ जाता है और नरेंद्र से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो नरेंद्र, ये सब मैंने नहीं, कृष्णदास जी ने किया है। उन्होंने ही मुझे और गुरुदेव को भड़काया था। उन्होंने हमें संजीवनी औषधि का लालच दिया और हम लोग उस लालच में फंस गए। चंदन के इतना कहते ही अचानक से मौसम बदल गया और चारों तरफ धूल का एक तूफान आ गया। धूल की वजह से अश्वदेव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नरेंद्र ने मौका देखा और अपना अनादि अस्त्र निकाल लिया। नरेंद्र के हाथ में अनादि अस्त्र देखकर चंदन जोर से चिल्लाया, अनादि अस्त्र? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये अस्त्र तो सिर्फ देवताओं के पास होता है। इससे पहले कि चंदन कुछ बोल पाता, नरेंद्र अपने इस अस्त्र से उसके कंठ को दो हिस्सों में बांट देता है और अचानक से चंदन का शरीर गायब हो जाता है। चंदन की मौत के साथ ही धूल का तूफान भी खत्म हो जाता है। चंदन के शरीर को गायब देख अश्वदेव नरेंद्र से पूछते हैं, ये कहाँ गायब हो गया? तुमने उसे जिंदा तो नहीं छोड़ दिया? अगर वो जिंदा बच गया तो हमारे और जम्बू राज्य के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। नरेंद्र ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप चिंता मत कीजिए आचार्य जी, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अश्वदेव चिंता के भाव से नरेंद्र से कहते हैं, नरेंद्र,
हमें जल्द से जल्द वापस पहुंचना होगा। कल सुबह का सूरज उगने से पहले अगर तुम अपने घर वापस नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। हमारी गाड़ी भी अब जलकर खाक हो चुकी है। अगर हम पैदल जाएंगे तो हमें जम्बू तक पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। नरेंद्र ने अश्वदेव को तसल्ली देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके सप्तमुख वाहन की मदद से भी वहां जा सकते हैं। वो थोड़ा धीमा जरूर है लेकिन हमें सूरज उगने से पहले जम्बू पहुंचा देगा। अश्वदेव भी नरेंद्र की बात से सहमत होकर कहते हैं, ठीक है नरेंद्र, ऐसा करना ही ठीक रहेगा, लेकिन तुम्हें मेरे सप्तमुख वाहन के बारे में किसने बताया? वो सब बात करने का समय नहीं है आचार्य जी, हमें जल्द से जल्द जम्बू पहुंचना होगा। नरेंद्र के इतना कहते ही वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। सुबह हो चुकी थी और वो दिन आ गया था जिसका महेश, सार्थक, रामनाथ और जागीरदार को बेसब्री से इंतजार था। जागीरदार का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके जम्बू राज्य में रहते हुए नरेंद्र और सिंघल परिवार उससे ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। इसलिए जागीरदार भी नरेंद्र और उसके परिवार को मारने के अलग अलग तरीके ढूंढ रहा था। आज पूरे जम्बू राज्य की सारी दुकानें बंद थी, मानो जैसे पूरा शहर थमसा गया था। महेश और सार्थक अपनी अपनी सेनाओं को लेकर आगे सिंघल परिवार के घर की तरफ आ रहे थे। महेश और सार्थक को देख जागीरदार मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी उसका बॉडीगार्ड राघवेंद्र उसके पास आकर कुछ कहता है, सरकार, सिंघल परिवार ने अपने घर के सामने अदृश्य रेखाएं बनाई हुई हैं जिनके संपर्क में आते ही कुशवाहा और चौहान दोनों की सेनाएं एक पल में जलकर राख हो जाएंगी। राघवेंद्र की बात सुनकर जागीरदार चौकन्ना हो गया और उसने तुरंत महेश और सार्थक के पास जाकर उन्हें रोकते हुए कहा, महेश, अपनी सेनाओं के लेकर आगे मत बढ़ना। पुरुषोत्तम ने अपने परिवार की रक्षा के लिए अपने घर के बाहर भस्म रेखाएं बिछाई हुई हैं, अगर तुमने उन रेखाओं पर पैर रखा तो तुम्हारी पूरी सेना जलकर भस्म हो जाएगी। जागीरदार की बात को गंभीरता से लेते हुए महेश ने पूछा, तो जागीरदार साहब, इसका कोई उपाय है? जागीरदार ने कहा, हाँ महेश, भस्म रेखाओं को निष्क्रिय करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम अगर अपने राज्य की शिलोम नदी का पानी इस पर छिड़क दोगे तो ये निष्क्रिय हो जाएंगी। जागीरदार की बात सुनते ही महेश ने एक सैनिक को शिलोम नदी का पानी लाकर पुरुषोत्तम के घर के बाहर छिड़कने को कहा। शिलोम नदी का पानी छिड़कते ही वो सारी अदृश्य रेखाएं धुएं के साथ हवा में उड़ गईं और महेश और सार्थक ने पुरुषोत्तम के घर के बाहर खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, ओ पुरुषोत्तम, बाहर निकल, घर में छुपकर क्या बैठा है? सार्थक ने पुरुषोत्तम का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक काम कर, अपनी बेटी को भेज दे, वो लड़ लेगी हमसे, तुझे तो शायद बुढ़ापा आ गया है। इतना बोलकर महेश और सार्थक एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। महेश ने फिर जोर से आवाज लगाई, अबे बुड्ढे, तू बाहर आएगा कि हम ही अंदर आ जाएं? चुपचाप बाहर आ जा, अगर हम अंदर आ गए तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। महेश के दूसरी बार ललकारने पर दिवाकर घर से बाहर आता है और महेश से कहता है, अपनी औकात में रह महेश, तेरे जैसे छोटे मोटे योद्धाओं के लिए भैया की जरूरत नहीं है, तुझे हराने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। दिवाकर की बात सुनकर महेश का गुस्सा बढ़ जाता है और वो अपनी सेना को तुरंत हमला करने का आदेश दे देता है। महेश के आदेश देते ही पूरे 2000 सैनिक पुरुषोत्तम के घर के बाहर खड़े चुनिंदा सैनिकों पर हमला बोल देते हैं और एक एक करके पुरुषोत्तम के 2 दर्जन से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं और महेश और सार्थक की सेना सिंघल परिवार के घर में घुस जाती है। सभी लोग पुरुषोत्तम को पूरे घर में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक महेश की नज़र एक कमरे के अंदर से आ रही नीली रोशनी पर जाती है और वो जोर से कमरे के दरवाजे पर लात मारता है। अंदर कमरे में जो हो रहा होता है उसे देखकर महेश अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है। महेश हकलाते हुए सार्थक को आवाज देता है, सार्थक, ये देखिए, पुरुषोत्तम और उसकी बेटी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं। उस नीली रोशनी को देखकर सार्थक और रामनाथ भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ये नीली रोशनी कालचक्र शक्ति की थी। पूरे जम्बू राज्य में केवल जागीरदार और राजा के पास ही ये कालचक्र शक्ति थी और अब पुरुषोत्तम और उसकी बेटी को इस कालचक्र शक्ति का इस्तेमाल करते देख सार्थक और महेश की सेना ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। महेश और उसके साथियों को देखते ही पुरुषोत्तम और रेवती अपनी जगह से उठ खड़े हुए। रेवती और पुरुषोत्तम का पूरा शरीर नीली रोशनी से घिरा हुआ था। कालचक्र शक्ति एक ऐसी कला थी जिसमें आप हवा से भी तेज गति से अपने दुश्मन पर वार कर सकते थे। कालचक्र शक्ति के एक ही वार से 100 से ज्यादा लोगों को मारा जा सकता था। रेवती ने ये कला मालविका जी के आश्रम में सीखी थी और पूरे जम्बू राज्य में किसी को भनक भी नहीं थी कि रेवती भी कालचक्र कला के बारे में जानती है। पुरुषोत्तम ने महेश से कहा, क्यों, क्या बोल रहा था तू? मेरी बेटी को बुला रहा था ना? ले ये देख, तेरे सामने खड़ी है, क्या करेगा बता। पुरुषोत्तम के आक्रोश के आगे महेश के पैर कांपने लगे थे। महेश ने दबे हुए पांव से अपने कदम पीछे खींच लिए। पुरुषोत्तम ने कालचक्र शक्ति का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में महेश और सार्थक की सेना के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। महेश और सार्थक वहां से दौड़ते हुए तुरंत नीचे खड़े रामनाथ के पास आ गए। महेश और सार्थक की ऐसे हालात देख रामनाथ ने पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे भाग कर क्यों आ रहे हो?
और पुरुषोत्तम और उसके परिवार को मारा। रामनाथ एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा था कि तभी महेश हौंकते हुए बोला, रामनाथ, पुरुषोत्तम और उसकी बेटी कालचक्र शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने हमारे 100 से ज़्यादा सैनिकों को भी मार दिया है। अब आप ही कुछ कीजिए। पुरुषोत्तम को कालचक्र शक्ति का इस्तेमाल करते देख रामनाथ ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ये शक्ति इन दोनों बाप बेटी के पास कहाँ से आई? ये शक्ति तो पूरे जम्बू राज्य में सिर्फ 2 लोगों के पास है। हम नहीं जानते कहाँ से आई है, पर अगर जल्द ही उन दोनों को नहीं रोका गया तो वो हमारी पूरी सेना को बर्बाद कर देंगे, सार्थक ने कहा। रामनाथ भी कालचक्र शक्ति विद्या का बहुत बड़ा जानकार था और वो अच्छे से जानता था कि इस शक्ति को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। रामनाथ ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों चिंता मत करो। अगर ये शक्ति पुरुषोत्तम के पास है तो मेरे पास भी कालशक्ति चक्र का तोड़ है। मैं अभी इन दोनों बाप बेटी की इस शक्ति को निष्क्रिय करता हूँ। पुरुषोत्तम और रेवती एक एक करके महेश और सार्थक के सभी सैनिकों के मार रहे थे कि तभी रामनाथ ने भी अपनी कालचक्र शक्ति का उपयोग करते हुए उन दोनों पर हमला कर दिया। रामनाथ के हमले से वो दोनों नीचे गिर पड़े और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रेवती ने धुंधली आंखों से रामनाथ को देखा और कहा, रामनाथ चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें और तुम्हारे बाप को मारने आया हूँ। तुम दोनों ने मेरा बहुत नुकसान किया है, रामनाथ ने कहा। लेकिन आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? रेवती ने कहा। रामनाथ पुरुषोत्तम का चचेरा भाई था। उसकी नज़र शुरू से पुरुषोत्तम के तेल और हथियार के कारखानों पर थी। पुरुषोत्तम का व्यापार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और पूरे साम्राज्य में सिंघल परिवार के हथियारों का वर्चस्व बढ़ रहा था, जिसके कारण रामनाथ सिंघल परिवार से चिढ़ने लगा था। रामनाथ बिना कुछ सोचे समझे रेवती पर वार करने ही वाला था कि तभी पुरुषोत्तम ने उसे कालचक्र शक्ति की मदद से दूर फेंक दिया। पुरुषोत्तम, तूने मुझ पे वार करके अपनी मौत को न्योता दिया है। अब मैं भी देखता हूँ तुझे मेरे गुस्से से कौन बचाता है। रामनाथ ने गुस्से में कहा और पुरुषोत्तम पर कालचक्र से वार कर दिया, लेकिन रामनाथ का वार बीच में ही रुक गया। रामनाथ ने ध्यान से देखा तो काले बादलों के साए के नीचे 2 परछाई सिंघल परिवार के घर की तरफ आ रही थी। ये परछाई और किसी की नहीं बल्कि नरेंद्र और अश्वदेव की थी। अश्वदेव और नरेंद्र को एक साथ देखकर रामनाथ ने भी अपने पांव पीछे खींच लिए। जागीरदार, महेश, सार्थक और रामनाथ सभी लोग नरेंद्र और अश्वदेव को साथ में देखकर डर गए। नरेंद्र अपने ससुर और अपनी पत्नी पर हुए इस हमले का बदला कैसे लेगा? क्या महेश, सार्थक और रामनाथ नरेंद्र के गुस्से से अपने आप को बचा पाएंगे? नरेंद्र और अमात्य पर विश्वजीत और उसका शिष्य चंदन हमला कर देते हैं। एक मुकाबले में नरेंद्र उन्हें मार देता है। इधर रामनाथ, जागीरदार, महेश चौहान और सार्थक कुशवाहा एक साथ मिलकर पुरुषोत्तम सिंघल के घर पर धावा बोल देते हैं और सिंघल परिवार का आंगन एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। मुझे ताजे खून की गंध आ रही है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। नगर की सीमा में घुसते ही नरेंद्र गाड़ी हाँक रहे आयुर्वेदाचार्य से बोला, आयुर्वेदाचार्य जी, जितना जल्दी हो सके घर पहुंचिए। कुछ ही समय में वे मुख्य सड़क से होते हुए सिंघल परिवार के घर पहुंचे। जैसे ही नरेंद्र अपने घर पहुंचा, वह अपने घर की हालत देखकर दंग रह गया। वहां चारों तरफ उसके परिवार के नौकरों की लाशें बिखरी हुई थी और करीब 1500 सैनिक उसके घर को घेर कर खड़े थे। ये देखकर नरेंद्र का दिल धक्का से हो गया। रामनाथ को पता था कि नरेंद्र आ सकता है, इसलिए उसने सिंघल परिवार के चारों तरफ सैनिकों को इस तरह से लगाया था कि नरेंद्र आसानी से अंदर न आ सके। जब नरेंद्र ने देखा कि अंदर जाने के सारे रास्ते बंद थे तो तुरंत उसने अपनी मायावी विद्या का इस्तेमाल करके घर के अंदर देखा तो उसका पूरा परिवार तलवारों से लड़ रहा था। सौभाग्य से उसके परिवार के किसी सदस्य को कुछ नहीं हुआ था और सभी लोग जिंदा थे। तभी अचानक से उसकी नज़र जागीरदार से लड़ रहे पुरुषोत्तम पर पड़ी। पुरुषोत्तम अपनी पूरी ताकत लगाकर जागीरदार को आगे बढ़ने से रोकने में लगे हुए थे। तभी अचानक से जागीरदार ने पैंतरा बदला और जानबूझकर अपनी तलवार नीचे गिरा दी और ऐसा दिखाने का नाटक किया जैसे वह हार गया हो। उसे निहत्था देखकर पुरुषोत्तम ने भी अपनी तलवार नीचे कर दी। जागीरदार मानो इस मौके का इंतजार कर था। जैसे ही उसने पुरुषोत्तम को लापरवाह देखा, तुरंत उसने फुर्ती दिखाई और अपने जूते में छुपा मतिभ्रम पत्थर निकाला और पुरुषोत्तम के सामने दिखा दिया। उस पत्थर की वजह से पुरुषोत्तम की दृष्टि धुंधली हो गई और उसे साफ दिखना बंद हो गया। जागीरदार ने मौके का फायदा उठाया और झट से अपनी तलवार उठाकर पुरुषोत्तम की गर्दन पर चला दी। ये तो धोखा है। मायावी दृष्टि से ये सब देख रहे नरेंद्र ने चिल्लाया और इससे पहले कि जागीरदार की तलवार पुरुषोत्तम की गर्दन से टकराती, अचानक से नरेंद्र ने अपने कमर से एक खंजर निकालकर हवा में फेंक दिया। उस खंजर से इतनी शक्तिशाली और खतरनाक ऊर्जा निकली कि नरेंद्र का पूरा घर 2 भागों में बंट गया। उस ऊर्जा रेखा के एक ओर नरेंद्र का परिवार था तो दूसरी ओर परिवार को खत्म करने आए दुश्मन। खंजर से निकली खतरनाक ऊर्जा से जागीरदार की तलवार बीच से टूट गई।
अचानक से अपने और दुश्मनों के बीच ऊर्जा की शक्तिशाली दीवार बनते देखकर पुरुषोत्तम, रेवती और दिवाकर ने लड़ना बंद कर दिया और हैरानी से बाहर की तरफ देखे तो वहां नरेंद्र खड़ा था। नरेंद्र को देखकर दिवाकर खुश हो गए, लेकिन पुरुषोत्तम जी चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने अभी तक कभी नरेंद्र की ताकत को नहीं देखा था। घर के सभी सदस्यों को ऊर्जा के दायरे में कैद करने के बाद नरेंद्र ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और अकेले ही पूरी रफ्तार के साथ दुश्मनों की पूरी सेना पर टूट पड़ा। नरेंद्र अकेले ही करीब 1000 सैनिकों से घिरा हुआ था। हालांकि यह सैनिक नरेंद्र के लिए गाजर मूली की तरह थे। मात्र 10 मिनट के अंदर ही नरेंद्र ने आधे से अधिक सैनिकों का सफाया कर डाला। जब रामनाथ ने अपने सैनिकों को मरते हुए देखा तो वह अपनी तलवार लेकर नरेंद्र की तरफ दौड़ा और बोला, आ गया वह दुष्ट, तुम्हारी ही तो तलाश थी हमें, आज मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। रामनाथ की बात सुनकर नरेंद्र अपने दांतों को पीसते हुए बोला, चाचा होने की वजह से मैं आपकी काफ़ी इज्जत करता था, लेकिन इस बार आपने मेरे परिवार पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अमात्य अश्वदेव ने जब नरेंद्र के परिवार पर हमला होते हुए देखा तो वह भी अपनी तलवार निकालकर मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही अमात्य आगे बढ़े उनका पहला सामना जागीरदार से हुआ। अपने सामने अमात्य को खड़े देखकर जागीरदार सहम गया। जागीरदार एक अमात्य के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह जानता था कि अगर यह बात राजा साहब को पता चल जाती तो राजा साहब उसे जिंदा जंगली भेड़ियों के सामने फिंकवा देते। इसलिए मौका देखकर जागीरदार वहां से भाग निकला। उधर जैसे ही रामनाथ ने अमात्य अश्वदेव को तलवार लिए लड़ने के लिए तैयार देखा तो उसके होश उड़ गए। वह बोला, अमात्य अश्वदेव, आप बीच में मत आइए, यह मेरे परिवार का आपसी मामला है। पुरुषोत्तम और दिवाकर का मुकाबला तो वो कर सकता था, लेकिन उसके पास अश्वदेव का मुकाबला करने की ताकत और हिम्मत दोनों नहीं थी। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अमात्य अश्वदेव ने रामनाथ से कहा, तुमने इस शहर के एक सम्मानित परिवार पर हमला किया है और सरेआम कत्लेआम मचाया है। इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा मिलनी तय है। अमात्य अश्वदेव की बात सुनकर नरेंद्र बोला, अश्वदेव जी, राजा साहब इसे फांसी की सजा तो तब देंगे जब वह यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा। गुस्से की वजह से उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। अमात्य अश्वदेव को देखकर जागीरदार पहले ही भाग चुका था। नरेंद्र घर में अंदर जाना चाहता था, लेकिन रामनाथ ने उसे रोक दिया और बोला, कहाँ उधर जा रहे हो छोटे उस्ताद, जरा मैं भी तो देखूं तुम कितने बड़े नालायक हो। तुम्हारी नालायकी के किस्से तो राजधानी तक मशहूर हैं। रामनाथ की बात सुनकर नरेंद्र कुछ नहीं बोला, बस वह अपने दांत पीसते हुए अपनी तलवार घुमाते हुए लड़ने के लिए तैयार हो गया। रामनाथ बोला, जरा देखो तो उसे, तलवार तो ऐसे घुमा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा योद्धा हो। ना जाने तुम्हारे अंदर पुरुषोत्तम ने ऐसा क्या देखा कि अपनी बेटी तुम्हें दे दी। आज मैं तुम्हें मारकर उसकी गलती ठीक करूंगा और रेवती की शादी अपने बेटे से कराऊंगा। रामनाथ के मुंह से अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बात सुनकर नरेंद्र का खून खौल उठा और एक ही झटके में उसने अपनी तलवार रामनाथ की गर्दन के पार कर दी। खून का एक फव्वारा निकला और पूरी जमीन लाल हो गई। जागीरदार को भागते हुए और रामनाथ को मरते हुए देखकर महेश चौहान और सार्थक कुशवाहा मैदान छोड़कर भाग गए। इस हमले के नेताओं को ही मैदान छोड़कर भागते हुए देखकर उनके सैनिकों का मनोबल टूट गया और सेना में भगदड़ मच गई। और इसका सीधा फायदा सिंघल परिवार के पहरेदारों को मिला। सिंघल परिवार के पहरेदारों ने चुन चुन कर उन्हें मारा और अपने उन भाइयों की मौत का बदला लिया जो इस हमले में मारे गए थे। कुछ देर पहले जहां मौत की चीत्कार थी वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे रेवती, तुम कब आए? जब नरेंद्र रेवती को घर पर देखा तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सका। रेवती भी नरेंद्र को देखते ही उससे लिपट गई और बोली, मुझे एक अनजान आदमी का पत्र मिला था जिसमें मेरे परिवार पर हमला होने की बात कही गई थी, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद करने आ गई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। नरेंद्र उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें प्रशिक्षण पूरा करने की सख्त जरूरत है। हमारे दुश्मन हम पर तभी हमला कर रहे हैं जब तक हम कमजोर हैं। अगर हम ताकतवर होंगे तो किसी की भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होगी। नरेंद्र को देखकर पुरुषोत्तम बोला, नरेंद्र, रामनाथ को तो तुमने मार दिया, लेकिन अभी हमारे 3 दुश्मन बचे हुए हैं, महेश, सार्थक और जागीरदार। उन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने दिवाकर और रेवती को सभी पहरेदारों के साथ उन्हें ढूंढकर मारने के लिए भेज दिया है। नहीं पिताजी, बिल्कुल नहीं, रेवती कहीं नहीं जाएगी। नरेंद्र बोला, वो यहाँ से सीधे अपने गुरुकुल जाएगी। उसे अपना प्रशिक्षण पूरा करना है। चौहानों को मैं खुद देखूंगा। और जागीरदार के बारे में क्या? पुरुषोत्तम ने पूछा। पुरुषोत्तम का सवाल सुनकर नरेंद्र बोला, जागीरदार एक तरह से इस शहर का मालिक है। उसे मारना इतना भी आसान नहीं है पिताजी। मेरे पास उसको काबू में रखने की एक तरकीब है। उसकी एक कमजोर नस मेरे हाथ में है। आप उसकी भी चिंता छोड़ दीजिए। जब नरेंद्र ने रेवती को वापस भेजने की बात कही तो वह तुरंत बोली, नहीं, तुम लोगों को इस तरह से खतरे में छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी।
नरेंद्र ठीक कह रहा है रेवती, खतरा टल चुका है और अब यहाँ सब कुछ ठीक है। अगर कोई जरूरत आई तो हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे, पुरुषोत्तम बोले। इसके बाद नरेंद्र अमात्य अश्वदेव जी की तरफ देखा और बोला, इस कठिन समय में मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आपका शुक्रिया। तुम न सिर्फ हमारे केंद्र के सबसे होनहार वैद्य हो, बल्कि इस साल के विजेता भी हो। अब हम एक परिवार हैं। नरेंद्र की बात सुनकर अमात्य अश्वदेव बोले, अभी तुम्हारा घर अस्त व्यस्त है, समय मिले तो ब्रह्मानंद केंद्र पर आना। ठीक है। नरेंद्र इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अमात्य उसके साथ क्यों है। उसे अपने आयुर्वेद केंद्र के लिए औषधियां चाहिए थीं और सिर्फ नरेंद्र इस जरूरत को पूरा सकता था, वरना तो यह वही आयुर्वेदाचार्य था जिसने जागीरदार के साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश की थी। फिर अमात्य अश्वदेव चले गए। रेवती और अमात्य के जाने के बाद नरेंद्र पुरुषोत्तम से बोला, पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि रामनाथ की मौत का बदला उसके घरवाले जरूर लेंगे, इसलिए हम पर जल्दी ही एक और हमला हो सकता है। नरेंद्र की बात ने पुरुषोत्तम की चिंताओं को और बढ़ा दिया। वे बोले, तुम सच कह रहे हो। रामनाथ का परिवार काफ़ी शक्तिशाली है, उसका परिवार राजा साहब के काफ़ी करीब भी है, इसलिए हम उसकी तरफ से निश्चिंत नहीं हो सकते। राजनीतिक हमले की बात सुनकर नरेंद्र बोला, नहीं पिताजी, हमारा शहर एक बहुत छोटी जगह है, मुझे नहीं लगता है कि वे कोई बड़ा हमला करेंगे, लेकिन उनके छोटे छोटे हमलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ सोचकर नरेंद्र बोला, मेरे पास एक तरीका है। कैसा तरीका? अमोघ कवच। क्या कहा तुमने? अमोघ कवच की बात सुनकर पुरुषोत्तम और दिवाकर दोनों हैरान हो गए, और उनके हैरान होने की वजह भी जायज थी, क्योंकि अमोघ कवच ऐसा कवच था जिसे बनाने का तरीका इस पूरी धरती पर सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था। कौन बनाएगा अमोघ कवच को? क्या तुम्हें इस कवच को बनाने का तरीका मालूम है? दिवाकर बोले। हाँ, नरेंद्र बोला और अपने परिवार के एक नौकर को बुलाया और एक सूची देते हुए बोला, आज शाम तक मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि तुम कहाँ से लाओगे, लेकिन आज सूरज ढलने के पहले मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके बाद नरेंद्र रेवती की तरफ घूमा और बोला, हमारे परिवार के लिए तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा होना बहुत जरूरी है, अब तुम्हें जाना होगा। इसके बाद नरेंद्र ने रेवती के हाथ में एक ताबीज़ देते हुए बोला, इसे अपने पास रखो और कभी खुद से दूर मत होने देना। नरेंद्र के वापस आ जाने की वजह से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रेवती की सारी चिंताएं खत्म हो गई थीं, इसलिए वह वापस आर्यकुल गुरुकुल लौट गई। योजक चिन्ह। रात हो चुकी थी और सिंघल परिवार के नौकर अभी भी नरेंद्र की बताई हुई चीज़ें खोज रहे थे। वह एक छोटा शहर था, इसलिए वहाँ सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती थी। आधी रात को अचानक से शहर से बाहर संतोष कश्यप ने अपने बेटे देवेश कश्यप को बुलाया। देवेश जब अपने पिता के कमरे में गया तो वहाँ पहले से ही कश्यप परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठे थे, शायद वे किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। देवेश नींद में अपनी आंखें मलते हुए अपने पिता से बोला, पिताजी, आपने इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया है? देवेश की बात सुनकर संतोष कश्यप बोले, क्योंकि अब हमारे परिवार का भाग्य और सुरक्षा काफ़ी हद तक तुम्हारे हाथों में है। देवेश, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अपने पिता के मुंह से ये सुनकर देवेश की नींद गायब हो गई। वह सहम कर बोला, क्या बात है पिताजी, सब ठीक तो है? संतोष कश्यप बोले, शहर के हालात तेजी से बदल रहे हैं बेटा, और हमें भी इन हालातों के साथ बदलना होगा। पहले इस शहर के चारों बड़े परिवारों में चौहान परिवार सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन आज की घटना ने यह साबित कर दिया है कि अब इस शहर में सिंघल परिवार की तूती चलेगी। अपने पिता की बातें सुनकर देवेश किसी दाना चुगने वाली मुर्गी की तरह अपना सिर हाँ में हिलाता जा रहा था। संतोष कश्यप फिर बोले, हमें पता चला है कि इस समय सिंघल परिवार अपने घर की सुरक्षा के लिए अमोघ कवच बनाना चाह रहा है और इसलिए उनके नौकर शहर में अमोघ कवच बनाने की चीज़ें खोज रहे हैं। हमारे पास वो सारा सामान है जो उन्हें चाहिए। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स को बनाने में भी वो चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं जो अमोघ कवच में इस्तेमाल होती हैं। इसलिए सिंघल परिवार से मेल जोल बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि तुम वो सारा सामान लेकर उनके पास जाओ। लेकिन पिताजी, आप भी तो जा सकते हैं। मैं तो अभी छोटा हूँ, आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? देवेश परेशान होते हुए बोला। क्योंकि उनका दामाद नरेंद्र तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम्हारे जाने से हमारे बीच दोस्ती और बढ़ेगी। देवेश की बात सुनकर संतोष कश्यप बोले। रात में ही अमोघ कवच बनाने वाले सामानों से भरी हुई एक गाड़ी लेकर देवेश नरेंद्र के घर की ओर निकल पड़ा। योजक चिन्ह। उधर अगले दिन जैसे ही रेवती आर्यकुल गुरुकुल में पहला कदम रखी, अचानक से उसके कानों में मालविका जी की कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, तुम 2 दिनों से कहाँ थी रेवती? वो मैं। रेवती को कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था, वह चुपचाप खड़ी रही। रेवती को चुप देखकर मालविका जी बोली, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अपने घर गई। ये साफ जाहिर करता है कि इस गुरुकुल के लिए और मेरे लिए तुम्हारे मन में कितनी इज्जत है। तुम्हें इस गलती के लिए इस गुरुकुल की सबसे कठोर सज़ा मिलेगी। इतनी कठोर सज़ा की वो सज़ा सुनकर ही तुम्हारा शरीर तो क्या तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी।
क्या मालविका जी रेवती को सजा देंगी? क्या वे उसे गुरुकुल से निकाल देंगी? क्या होगा नरेंद्र का अगला कदम? देर रात को संतोष कश्यप अपने बेटे देवेश को अमोघ कवच बनाने का सामान देकर नरेंद्र के घर पर भेजता है। उधर जैसे ही रेवती अपने गुरुकुल में पहुंचती है उसका सामना मालविका जी से होता है और मालविका जी रेवती को इसके लिए कठोर सजा देने की बात कहती हैं। मालविका जी की बात सुनकर रेवती के दिल की धड़कनें बढ़ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, न जाने क्या सजा मिलने वाली है, कहीं मुझे गुरुकुल से निकाल न दें। तभी मालविका जो रेवती को उसकी सजा सुनाते हुए बोली, रेवती तुम्हारी सजा ये है कि आज तक तुमने इस गुरुकुल में जो कुछ भी सीखा है उसे तुम्हारी यादों से मिटा दिया जाएगा। इतना कहने के बाद मालविका जी एक पहरेदार की तरफ देखकर बोली, उसे दंड मंडप में ले आओ। मालविका की ऐसी बात सुनकर रेवती को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया हो। उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, मेरी सारी शक्तियां छीनने से अच्छा है कि आप मुझे मृत्युदंड ही दे दीजिए। रेवती की बात सुनकर मालविका जी बोली, एक योद्धा से उसकी ताकत छीन लेना उसे मृत्युदंड देने के बराबर ही होता है। मालविका की बात सुनकर दो पहरेदार आगे बढ़े और रेवती को पकड़ लिया और दंड मंडप की तरफ ले जाने लगे। ये देखकर रेवती रुआंसी होकर बोली, अगर मैं आपकी बात मानती तो और मैं घर नहीं जाती तो मेरे पिता जिंदा नहीं होते। मेरे परिवार पर सच में हमला हुआ था। रेवती की बात सुनकर मालविका गुस्से में बोली, बकवास बंद करो रेवती, तुम पहले भी काफ़ी झूठी कहानियां सुना चुकी हो। रेवती गिड़गिड़ाती रही लेकिन मालविका का दिल नहीं पसीजा। पहरेदारों ने रेवती को ले जाकर दंड मंडप के बीच बैठा दिया। दंड मंडप के चारों ओर गुरुकुल के छात्र खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। दंड मंडप पूरे गुरुकुल के बीच में बना हुआ था। दंड मंडप इस तरह से बना था कि गुरुकुल के हर जगह से यह आसानी से दिखाई देता था ताकि दंड पाने वाले छात्र को सभी लोग देख सकें। जैसे ही मालविका ने रेवती पर विस्मृत मंत्र से प्रहार किया, अचानक से रेवती के चारों तरफ एक हरे रंग का कवच बन गया और आचार्य मालविका के मंत्र की शक्ति उस कवच से टकराकर दूर छिटक गई। ये देखकर मालविका जी हैरान हो गईं। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो रेवती से बोली, ये तुमने कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया। रेवती भी खुद हैरान थी। ये तो अमोघ कवच की ताकत है, ये इसके पास कैसे आया? तभी अचानक से आचार्य मालविका की नज़र रेवती के गले में पड़े ताबीज़ पर गई। ताबीज़ देखते ही मालविका जी को ये समझ में आ गया कि उनका विस्मृत मंत्र रेवती को क्यों नहीं नुकसान पहुंचा पा रहा था। आचार्य मालविका ने कड़कती आवाज़ में पूछा, वह ताबीज़ तुम्हें किसने दिया? नरेंद्र ने, रेवती ने अटकते हुए बोला। रेवती की बात सुनकर मालविका जी झुंझलाते हुए बोली, उस नालायक ने अमोघ कवच बनाया। कितनी झूठी कहानियां सुनाओगी रेवती? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। रेवती झुंझलाते हुए बोली। उसे अपने ऊपर बार बार झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाने से गुस्सा आ रहा था। दिखाओ सबूत, मालविका जी बोलीं। मालविका की बात सुनकर रेवती अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि मंत्र पढ़ने लगी। तभी रेवती के माथे से प्रकाश निकला और मालविका जी को एक के बाद एक करके रेवती के गुरुकुल से निकलने से लेकर घर जाने, उसके परिवार पर हमले, नरेंद्र की लड़ाई और अंत में रेवती को ताबीज देने तक के सारे दृश्य दिखाई दे गए। रेवती के दिव्य दृष्टि मंत्र का ऐसा शक्तिशाली इस्तेमाल देखकर अब चौंकने की बारी मालविका जी की थी। और तो और जब उन्होंने नरेंद्र को लड़ते हुए देखा तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, नामुमकिन है ये। उधर देवेश कश्यप को अमोघ कवच बनाने का सामान लेकर नरेंद्र के घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। हमले की वजह से पुरुषोत्तम ने अपने घर के नौकरों को यह आदेश दिया था कि घर के बाहर हो रही हर एक हलचल की सूचना उन्हें दी जाए। इसलिए गाड़ी को देखते ही सिंघल परिवार का एक नौकर पुरुषोत्तम के पास गया और बोला, मालिक, हमारे घर की तरफ कश्यप परिवार की एक गाड़ी आ रही है। नौकर की बात सुनकर पुरुषोत्तम बोला, वो यहाँ क्यों आ रहा है? कहीं महेश चौहान को कश्यप परिवार का भी साथ तो नहीं मिल गया? तुम लोग अपने अपने हथियारों के साथ सावधान हो जाओ और नरेंद्र को भी खबर कर दो। कुछ ही देर में नरेंद्र और पुरुषोत्तम के साथ सभी पहरेदार हथियारों के साथ मुस्तैद खड़े थे। गाड़ी आकर नरेंद्र के घर के सामने रुकी और उसमें से देवेश बाहर आया और नरेंद्र से बोला, मेरे पिता ने बताया है कि आपको अमोघ कवच बनाने के लिए कुछ चीज़ों की तत्काल ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास अमोघ कवच बनाने की चीज़ों को लेकर आया हूँ। आपने ट्रेनिंग सेंटर बनाने और हमारे परिवार की केंद्रीय ऊर्जा पर काबू पाने में हमारी काफ़ी मदद की थी, इसलिए पिताजी ने भी कठिन समय में आपकी मदद करने का फैसला किया है। ये कहते हुए देवेश ने गाड़ी से एक बड़ा सा बक्सा निकालकर नरेंद्र के सामने रख दिया। बक्से को खोलकर नरेंद्र ने देखा तो उसमें अमोघ कवच बनाने की सारी चीज़ें थीं। भले ही वे सारी चीज़ें एक बक्से में थीं लेकिन बाजार में उन सारी चीज़ों की कीमत हजारों सोने के सिक्कों की थी। ये देखकर नरेंद्र देवेश की तरफ देखकर बोला, तुम अपने पिता से कहना कि इस मदद के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सारा सामान इकट्ठा होने के बाद नरेंद्र और देवेश ने मिलकर कवच का निर्माण करना शुरू किया
और दोपहर होने के पहले ही नरेंद्र ने एक शक्तिशाली अमोघ कवच से अपने पूरे घर को बांध दिया। कवच का निर्माण करने के बाद इसके बाद नरेंद्र ने घर के सभी नौकरों और सदस्यों को आंगन में बुलाया और बोला, अब हमारा घर अमोघ कवच से सुरक्षित है। अगर कोई भी जिंदा चीज इस पूरे क्षेत्र में बिना अनुमति के आएगी तो वह जलकर खाक हो जाएगी, चाहे वह हम ही क्यों न हों। नरेंद्र की बात सुनकर पुरुषोत्तम सोच में पड़ गए। वे बोले, ये तो बेहद खतरनाक है, इससे हमारे लोगों को ही खतरा हो सकता है। पुरुषोत्तम की बात सुनकर नरेंद्र मुस्कुराया और सभी सदस्यों और नौकरों को एक ताबीज दिया और बोला, जो भी इस ताबीज को गले में पहना होगा ये कवच उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए इस ताबीज को आप सभी लोग पहन लीजिए, लेकिन ये ताबीज सिर्फ एक बार ही आपको बचा पाएगा। नरेंद्र की बात सुनकर सभी ने उस ताबीज की माला अपने गले में डाल ली। अभी वे बातें ही कर रहे थे कि अचानक से उन्हें एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी और पूरा घर हिल गया जैसे कि कोई भूकंप आया हो। इस धमाके के साथ ही आसमान में हरी रोशनी छा गई। बाहरी हमला है, ये कहते हुए नरेंद्र तेजी से खिड़की की तरफ भागा और जैसे ही खिड़की से बाहर उसकी नज़र पड़ी वह बुरी तरह से चौंक गया। उसके दरवाजे के सामने 2 आदमी धू धू कर जल रहे थे और उनसे थोड़ी दूरी पर 3 शक्तिशाली महारथी योद्धा खड़े थे। दूर हट जाओ, उनमें से एक योद्धा बाकी दोनों योद्धाओं से बोला, यहाँ कोई शक्तिशाली कवच बना हुआ है, इसी वजह से हमारे दोनों आदमी उसकी चपेट में आ गए। अगर कवच बना है तो हम उसे तोड़ देते हैं। पहले योद्धा की बात सुनकर दूसरा बोला और आगे बढ़कर अपनी तलवार से कवच पर वार किया। एक बार फिर धम की आवाज़ हुई लेकिन कवच नहीं टूटा, कवच जम गया। नरेंद्र खुश होते हुए बोला। जब उसके वार से कवच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो वे तीनों योद्धा गुस्से में भड़कते ही कवच पर लगातार वार करने लगे और चिल्लाने लगे, पुरुषोत्तम सिंघल, कहाँ छिपा हुआ है, बाहर निकल, आज तू नहीं बचेगा, आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार के किसी इंसान को मारने की। महारथी योद्धा इस धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, यहाँ तक कि उनका सामना करना खुद नरेंद्र के भी बस की बात नहीं थी। इन महारथी योद्धाओं को देखकर पुरुषोत्तम भी चौंक गए कि रामनाथ के घर इतने खतरनाक योद्धा कहाँ से आ गए। उन्हें चिल्लाते हुए देखकर पुरुषोत्तम सिंघल खिड़की से झांक कर बोले, रामनाथ ने मेरे परिवार पर हमला किया था, वह कमजोर था इसलिए वह मारा गया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि कौन कमजोर है और कौन ताकतवर, बस एक बार यह कवच टूट जाने दो। पुरुषोत्तम की बात सुनकर उन तीनों में से एक बोला, यह अमोघ कवच है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं, मेरी मानो तो लौट जाओ। नरेंद्र चिल्लाते हुए बोला, कोई बात नहीं, भले ही हम अंदर न आ सकें लेकिन तुम तो कभी न कभी बाहर आओगे। इतना कहकर वे तीनों घर के सामने बनी सीढ़ियों पर बैठ गए। ये देखकर पुरुषोत्तम सिंघल चिंतित होते हुए बोले, नरेंद्र, अब हम क्या करेंगे, हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 दिनों का ही खाना बचा है। तमाशा देखने के लिए उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पहली बार नरेंद्र के चेहरे पर तनाव दिखाई दिया। वह कुछ सोचते हुए बोला, हम कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। योजक चिन्ह। उधर शहर के बीच में ब्रह्मानंद केंद्र के सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रोकने के बाद गाड़ीवान अंदर बैठी महिला से कहा, मालकिन हम ब्रह्मानंद केंद्र के सामने पहुंच गए हैं। वह घोड़ा गाड़ी देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर उसमें चलने वाला कोई व्यक्ति रईस या शाही परिवार का होगा। केसरी नस्ल के सुर्ख लाल 4 घोड़े उस गाड़ी को खींच रहे थे। ये घोड़े इतने महंगे और दुर्लभ थे कि शायद ही इस शहर के किसी परिवार के पास ऐसे घोड़े होंगे। ठीक है, गाड़ी के अंदर से एक कोमल आवाज आई, हम यहाँ रुकेंगे। अंदर से यह आवाज आते ही गाड़ीवान अपनी जगह से उठा और एक छोटा सा स्टूल निकालकर गेट के सामने रख दिया ताकि गाड़ी से उतरने वाले लोगों को आसानी हो सके। गाड़ी का पर्दा खुला और उसमें से एक करीब 24 या 25 साल की लड़की बाहर निकली। उस लड़की को देखते ही ब्रह्मानंद केंद्र के अंदर से अमात्य अश्वदेव लगभग दौड़ते हुए बाहर आए और बोले, राजकुमारी माला, आप आ गईं, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, कृपया अंदर आइए और हमारी मेहमानबाजी का लुत्फ लें। राजकुमारी माला शाही परिवार से थीं। राज्य में आयुर्वेदिक केंद्रों के बीच में प्रतियोगिता की शुरुआत उन्होंने ही की थी। हर बार की प्रतियोगिता में उनको ही राजसी मेहमान बनाया जाता था, लेकिन इस बार कुछ वजहों से वे प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाई थीं। अमात्य अश्वदेव की बात सुनकर राजकुमारी माला बोली, मैं यहाँ मेहमानबाजी का लुत्फ लेने नहीं आई हूँ, जल्दी से उस युवा वैद्य से मिलवाइए जिसने इस साल की प्रतियोगिता में कमाल कर दिया है, मैं यहाँ उसी से मिलने आई हूँ। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी जी, मुझे लगता है कि आज उस लड़के से मिलना ठीक नहीं रहेगा। राजकुमारी माला की बात सुनकर अमात्य अश्वदेव संकुचाते हुए बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे अमात्य? अमात्य अश्वदेव की बात सुनकर राजकुमारी माला पूरी तरह चौंक उठी। वह फिर बोली, ऐसा क्या है उस लड़के में जो मैं उससे नहीं मिल सकती? असल में राजकुमारी जी, उससे मिलना खतरनाक हो सकता है, वह मरने वाला है।
अमात्य अश्वदेव को समझ में नहीं आ रहा था कि वह राजकुमारी को कैसे समझाए। अमात्य अश्वदेव को इस तरह से बातों को उलझाते हुए देखकर राजकुमारी माला गुस्सा कर बोली, आप पहेली क्या बुझा रहे हैं अमात्य? आप सीधे सीधे पूरी बात क्यों नहीं बताते? राजकुमारी का गुस्सा देखकर अमात्य अश्वदेव सहम गए। वे बोले, राजकुमारी जी, पूरी बात यह है कि पिछले दिनों जब वह लड़का प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चंद्रपुर गया था, तब मौका पाकर उसके कुछ दुश्मन परिवारों ने उसकी संपत्ति लूटने के लिए उसके घर पर हमला कर दिया था। इस समय उस लड़के का पूरा परिवार अमोघ कवच के अंदर छुपा हुआ है और रामनाथ सिंघल परिवार के हत्यारे बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर वह अमोघ कवच से बाहर आया तो यकीनन मारा जाएगा। मुझे उसके घर ले चलो। राजकुमारी माला ने अमात्य अश्वदेव को नरेंद्र के घर चलने के लिए कहा और गाड़ी में बैठ गई। अमात्य राजकुमारी का हुक्म कहाँ टाल सकता था। असल में वो राजकुमारी को उस मारकाट वाली जगह पर नहीं ले जाना चाहता था। उनकी सुरक्षा का सवाल जो था, अगर राजकुमारी को कुछ हो जाता तो राजा साहब उसका सिर कलम कर देते। गाड़ीवान को हटाकर अमात्य ने खुद गाड़ी चलाई और राजकुमारी को लेकर ब्रह्मानंद केंद्र से नरेंद्र के घर के लिए निकल गया। उधर रामनाथ के तीनों हमलावर पिछले 3 घंटे से लगातार नरेंद्र के घर के कवच पर वार कर रहे थे और नरेंद्र, पुरुषोत्तम और दिवाकर खिड़की से झांक कर देख रहे थे। उन्हें डर था कि कवच टूट जाएगा, लेकिन लगातार 3 घंटे तक महारथी योद्धाओं का वार सहने के बाद भी कवच को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखकर उनमें से एक ने अपने बाकी दोनों साथियों से बोला, हम यहाँ बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी अचानक से पुरुषोत्तम के घर के मुख्य दरवाजे के पीछे से आवाज आई, मेरे पास एक रास्ता है। वह आवाज सुनकर जल्दी से एक महारथी बोला, अगर तुम्हारा बताया रास्ता ठीक निकला तो हम तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। मुझे सिक्कों की परवाह नहीं है, मुझे तो बस नरेंद्र की मौत चाहिए। ये कहते हुए पुरुषोत्तम के दरवाजे से उसके ही घर का एक पहरेदार दिखाई दिया। जब पुरुषोत्तम और नरेंद्र ने वो आवाज सुनी तो वे दंग रह गए। पुरुषोत्तम सिंघल गुस्से में चिल्लाते हुए दौड़े, गद्दार कहीं के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कौन था नरेंद्र के घर में वह गद्दार जिसने महारथियों को सुराग देकर गद्दारी की थी? क्या महारथी नरेंद्र के घर में घुस पाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। होरहा टेलीग्राम लिंक बायो में ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।